सोनिया का कहकहा सुनाई दिया। वो बोली, नानाका, तुम इस इलाके में पहाड़ जैसे ताकतवर थे, अब एक जर्रे की तरह फर्श पर पड़े हुए हो। कोबरा तुम्हें तिफल तसल्लियाँ दे रहा है, तुम्हें मुझसे बचाने का दावा कर रहा है, तो फिर ये तुम्हें अभी क्यों नहीं बचा रहे? मैं फिर जलजला पैदा करने वाली हूँ, 1 2। उसके 3 कहने से पहले ही कोबरा ने नानाका के दिमाग पर कब्जा जमाते हुए कहा, मैं तुम्हारे लिए ढाल बन रहा हूँ, तुम भी हौसला करो, सांस रोकने की कोशिश करो। नानाका ने सांस रोकने की कोशिश की, मगर जलजले के बायस दिमाग अभी तक फोड़े की तरह दुख रहा था। वो परेशान होकर बोला, मैं बहुत कमज़ोरी महसूस कर रहा हूँ, सांस रोकने के काबिल नहीं हूँ, मुझे बचाओ, किसी तरह बचाओ। मेरी तवानाई बहाल होगी तो फिर मैं खुद ही अपनी हिफाजत किया करूँगा। तुम देख रहे हो मैं तुम्हारी हिफाजत कर रहा हूँ। वो तुम्हारे अंदर दूसरी बार जलजला पैदा करना चाहती है, मगर मेरी टेलीपैथी की कुव्वत उसे नाकाम बना रही है। सोनिया हंसने लगी। कोबरा ने चौंक कर पूछा, क्या मेरे कब्जा जमाने के बावजूद तुम मौजूद हो? मेरा कहका सुनकर भी पूछ रहे हो? टेलीपैथी का हथियार कैसे कैसे हथकंडों से इस्तेमाल किया जाता है ये तुम नहीं जानते। किसी दुश्मनी के बगैर नानाका के दोस्त बनकर हमारे मुकाबले पर आए हो तो अभी बहुत कुछ सीखोगे। मैं दूसरी बार जलजला पैदा कर सकती हूँ, मगर मुझे जल्दी नहीं है। मैं देखती रहूंगी कि तुम कितने घंटे और कितने दिनों तक इसकी निगरानी करोगे, कब तक इसके दिमाग पर कब्जा जमा कर बैठे रहोगे। तुम्हें खाना पीना और टॉयलेट जाना होगा, उस वक्त दूसरा जलजला पैदा करूंगी। अभी जा रही हूँ मगर आती जाती रहूंगी। कोबरा सोच में पड़ गया। वो कब तक नानाका का चौकीदार बनकर उसे सोनिया से बचाता रहेगा? वो झुंझला कर बोला, तुम खुद को समझती क्या हो? अगर तुम मेरी गैर मौजूदगी में इसके अंदर फिर जलजला पैदा करोगी तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे कमज़ोर बना सकोगी, लेकिन इस पर तनवीमी अमल करके इसे मामूल नहीं बना सकोगी। नानाका के दिमाग में खामोशी रही। सोनिया की आवाज़ सुनाई नहीं दी। कोबरा ने कहा, तुम खामोश रहकर यह जताना चाहती हो कि यहाँ से जा चुकी हो। अब मैं भी खामोश रहूँगा, तुम्हें यह मालूम नहीं हो सकेगा कि मैं यहाँ मौजूद हूँ या नहीं। कोबरा, मेरी ज़रा देर की खामोशी ने तुम्हें फिर उलझा दिया। नानाका के दिमाग पर तुम्हारी गिरफ्त फिर ढीली पड़ गई है। उसने ये कहते ही फिर जलजला पैदा किया। नानाका हलक फाड़ कर चीखने लगा। पहले जलजले में दिमाग कमज़ोर हो गया था, दूसरे जलजले में आंखों के सामने अंधेरा छा गया। दिमागी तकलीफ इतनी शदीद थी कि जहन ने काम करना छोड़ दिया था। उसे ना कुछ नज़र आ रहा था ना कुछ सुनाई दे रहा था। कोबरा उसके अंदर चीख चीख कर कह रहा था, सोनिया, मैं जिसे कत्ल करने की कसम खाकर अपनी तलवार नंगी कर देता हूँ तो वो उसके लहू में डूबने के बाद न्याम में वापस जाती है। वो बोली, गधे का बच्चा, साइंस और टेक्नोलॉजी के दौर में तलवार लेकर मेरे पीछे घूम रहा है। वो चीख कर बोला, मैंने इसी दौर में अपनी तलवार से बेशुमार सरों को उनके तन से जुदा किया है। मेरे गार में इंसानी खोपड़ियों का अंबार लगा हुआ है, जल्दी तुम्हारा कटा हुआ सर उस अंबार में होगा। अच्छा, तो तुम्हारा ताल्लुक किसी गार से है? हाँ। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। सोनिया ने कहा, बस भोले राम, इतना ही काफ़ी है। इसी लम्हे से मौत उस गार को तलाश कर रही है। नानाका दिमागी अजियत की शिद्दत को बर्दाश्त न कर सका और बेहोश हो गया। दोनों को उसके दिमाग से निकलना पड़ा। कोबरा का दिमाग चीख चीख कर कह रहा था उसे फौरन ही वो गार छोड़ देना चाहिए। वो सोनिया की मकारियों के चंद नमूने देख चुका था। उसे बातें करते वक्त पता नहीं चलता कि वो कैसे उलझा रही है। अब ना तो उसे बोलना चाहिए और ना ही उसे करीब आने का मौका देना चाहिए। वो गार के उस हिस्से में आया जहाँ सोने की ईंटें और हीरे जवाहरात रखे हुए थे। वो इतने ज़्यादा थे कि उन्हें फौरी दूसरी जगह मुंतकिल नहीं किया जा सकता था। उसने सोचा वो ये सब कुछ छोड़कर जाएगा, मगर इस खजाने को किसी के हाथ लगने नहीं देगा। उसने बारूद और हथियारों के खजाने से एक डायनामाइट निकाला, उसे गार के दरवाजे पर रखकर इसे मुंसलिक तार को दूर तक ले गया। फिर वहाँ से उसने इसे ब्लास्ट किया। एक ज़बरदस्त धमाके के साथ पत्थर और चट्टानें टूटकर गिरने लगीं। टूटने वाले पत्थरों और चट्टानों ने गार के धाने को ढांप दिया। अब किसी को खजाने का सुराग नहीं मिल सकता था। वो कभी वापस आकर वहाँ से अपना सब कुछ हासिल कर सकता था। वह मुतमईन होकर वहाँ से दूर हांगकांग की तरफ रवाना हो गया। कॉन्फ्रेंस हॉल में हंगामा बरपा हो गया था। इस कॉन्फ्रेंस में बिन बौरीन ने खुद हाजिर होने के बजाय अपनी डमी को भेजा। एल्पा ने यह कहकर उस डमी को गोली मारी थी कि वो नकली है, फ्रॉड है। उसने उसे गोली मारकर दावा किया था कि बिन बौरीन जिंदा है। वो अपनी उस डमी के जरिए उसे और इसराइली काबरीन को धोखा देना चाहता था, और जब वो कॉन्फ्रेंस हॉल में हाजिर होती तो बिन बौरीन उसे अपनी डमी के जरिए हलाक कर देता। इस तरह एल्पा ने बिन बौरीन की पोजीशन कमज़ोर बना दी थी। ये साबित कर दिया था कि वो झूठा है और मशीन के मामले में उस पर एतमाद नहीं किया जा सकता। बिन बौरीन और उसके हमायती इस बात पर एहतजाज कर रहे थे कि एल्पा ने बिन बौरीन के झूठ और फ्रॉड का फैसला अकाबरीन को करने का मौका क्यों नहीं दिया, खुद उसे गोली क्यों मार दी। इस तरह तो वो बिन बौरीन के एक आदमी को हलाक करती रहेगी। उसी वक्त पारस ने कालाकार के दिमाग पर कब्जा जमाकर बिन बौरीन के हमायती अफसर को गोली मार दी। ये इस बात की तस्दीक थी कि एल्पा इसी तरह उन्हें एक एक करके हलाक करेगी। बिन बौरीन के साथी एल्पा के खिलाफ चीखते चिल्लाते कॉन्फ्रेंस हॉल से ये कहकर जाने लगे कि वो महफूज नहीं है। वो भी एल्पा की तरह रूपोश रहकर ख्यालख्वानी के जरिए कॉन्फ्रेंस हॉल में हाजिर रहेंगे। एल्पा परेशान हो गई थी। उसने बिन बौरीन के उस हमायती अफसर को कत्ल नहीं किया था। वो चीख चीख कर काबरीन से कहने लगी, बिन बौरीन मक्कार है,
वो खुद अपने एक हमायती को गोली मारकर मुझे आप लोगों की नज़रों से गिराना चाहता है। मैंने अभी उसे झूठा और फरेबी साबित किया था। अब वो साबित करना चाहता है कि मैं अपने ही मुल्क के फ़ौजियों की दुश्मन हूँ, जबकि आज तक मैं अपने मुल्क, अपनी फ़ौज और अपनी कौम की हिफाजत टेलीपैथी के ज़रिए करती आ रही हूँ। बिन बोरीन ने कहा, तुम पहली बार हम आर्मी वालों से सिर्फ इसलिए दुश्मनी कर रही हो कि हमने वो ट्रांसफार्मर मशीन तुमसे छीन लिया। बिन बोरीन के टेलीपैथी जाने वाले तमाम साथी उस कॉन्फ्रेंस हॉल से चले गए थे। अब अपने लीडर की तरह ख्याल ख्वानी के जरिए बोल रहे थे। उसके एक हमायती ने कहा, एल्पा ने आर्मी के बड़े अफसर को गोली मारी है और ये बचकाना इल्ज़ाम दे रही है कि हमने अपने इतने सीनियर अहम अफसर को हलाक किया। दूसरे हमायती ने कहा, जब तक अकाबरीन मशीन का फ़ैसला नहीं करेंगे और ये उनके फ़ैसले को तस्लीम नहीं करेगी, तब तक ये पागल होती रहेगी, हमारे लोगों को हलाक करती रहेगी और यही अहमकाना इल्ज़ाम देती रहेगी कि हम अपने लोगों को हलाक कर रहे हैं। क्या ये यकीन करने की बात है कि हम अपने पैरों पर आप कुल्हाड़ी मार रहे हैं? एक आला हाकिम ने कहा, हमारी मशीन का मामला हमारी तवक्को से ज़्यादा पेचीदा और तशवीशनाक हो गया है। हम आपस की इस लड़ाई में अंदर से बिल्कुल खोखले हो जाएंगे। फ़ौज किसी भी मुल्क की रीढ़ की हड्डी होती है। ये हड्डी टूटेगी तो हम जिस्मानी तौर पर सलामत नहीं रहेंगे। और एल्पा हमारे मुल्क और हमारी कौम का दिमाग है। वो बरसों से टेलीपैथी के ज़रिए हमारी बेमिसाल कुव्वत बनती रही है, हमारा वक़ार बुलंद करती रही है। हम ना तो फ़ौज की वफ़ादारी पर शुबा कर सकते हैं और ना ही एल्पा की बरसों की खिदमत से इनकार कर सकते हैं। दूसरे हाकिम ने कहा, हम एल्पा और बिन बोरीन से गुजारिश करते हैं कि वो अब एक दूसरे के खिलाफ कोई इंतकामी कार्रवाई न करें। हमें इस नाजुक मौका पर अकल से काम लेना चाहिए। हम मशीन के सिलसिले में अपना फ़ैसला सुना रहे हैं। इस फैसले को दोनों तस्लीम करेंगे तो यह झगड़ा भी ख़त्म हो जाएगा। एल्पा ने कहा, मैं अपने मुल्क और कौम की सलामती के लिए अपनी जान भी दे सकती हूँ। आप सब गवाह हैं कि मैं तनहा बड़े बड़े टेलीपैथी जाने वाले दुश्मनों से टकराती आई हूँ। मैंने कभी पारस से शादी की थी, ये मेरी गलती थी। मैं पिछले दिनों एक हादसे का शिकार होकर अस्पताल में ज़ेरे इलाज थी। उस वक्त कितने ही दुश्मन मेरे दिमाग पर कब्जा जमा कर मुझे अपना मामूल बनाना चाहते थे। गोया मेरे मुल्क के तमाम अकाबरीन को अपना गुलाम बनाना चाहते थे। उस वक्त पारस ने मुझे उन दुश्मनों से महफूज रखा। मुझे उसका यह एहसान कभी नहीं भूलना चाहिए था। लेकिन वो पिछले दिनों ये मुतालबा कर रहा था कि यहाँ के 10 फ़लस्तीनी मुसलमानों को टेलीपैथी सिखाई जाए। मैं ये मुतालबा मरते दम तक नहीं मान सकती थी। मैंने फ़ौरन ये कामिल के ज़रिए अपने दिमाग को लॉक कराया ताकि पारस मेरे अंदर कभी ना आ सके। फिर मैंने ट्रांसफार्मर मशीन को उसकी पहली जगह से हटाकर दूसरे खुफिया अड्डे में पहुँचाया। इस तरह वो हमारी मशीन को नुकसान पहुँचाने के सिलसिले में नाकाम रहा है। वो एक ज़रा तवक्कुफ़ से बोली, लेकिन वो हमें इस मशीन के सिलसिले में एक दूसरे से लड़ाकर हमें नुकसान पहुँचा रहा है। मैं यकीन से कहती हूँ कि उसी ने बिन बोरीन के हमायती अफसर को गोली मारी है ताकि मुझ पर शुबा किया जा सके, जबकि मैंने बिन बोरीन पर शुबा किया था कि वो मुझे आप लोगों की नज़रों से गिराने के लिए ऐसा कर चुका है। मैं अपना इल्ज़ाम वापस लेती हूँ। मुझे और बिन बोरीन को यह अच्छी तरह समझना चाहिए कि हम आपस की दुश्मनी में एक दूसरे को एक बार नुकसान पहुँचाएंगे तो पारस बार बार हमें नुकसान पहुँचाकर हमारे अकाबरीन के सामने यह साबित करता रहेगा कि हम मशीन के हसूल के लिए पागल होकर एक दूसरे को हलाक कर रहे हैं। वह फिर एक ज़रा तवक्कुफ़ से बोली, यही जहानत से काम लेने का वक्त है। मैं आइंदा बिन बोरीन के खिलाफ एक लफ्ज़ भी नहीं बोलूँगी। अब मेरे अकाबरीन जो फ़ैसला करेंगे उसे कबूल करूँगी। उसके इस बात पर तमाम अकाबरीन खुश होकर तालियां बजाने लगे। फिर एक आला हाकिम ने कहा, आज के दौर में टेलीपैथी सबसे ख़तरनाक हथियार बन चुका है। ट्रांसफार्मर मशीन ये काम करती है, लिहाजा इस मशीन को फ़ौज की तहवील में रहना चाहिए। ये सुनते ही बिन बोरीन के तमाम साथी खुशी से तालियां बजाने लगे। बिन बोरीन ने कहा, मेरे जो टेलीपैथी जाने वाले साथी कॉन्फ्रेंस हॉल से उठकर चले गए थे वो भी खुशी से तालियां बजा रहे हैं। आला हाकिम ने कहा, आप पहले पूरा फ़ैसला सुन लें, फिर इसे फ़राक दिली से तस्लीम कर लें। इस ट्रांसफार्मर मशीन को अल्पा ने अपनी जहानत और मेहनत से तनहा तैयार किया है, लिहाजा इस मशीन पर उसका पूरा हक है। तमाम अकाबरीन के मुत्तफ़िक़ा फ़ैसले के मुताबिक बिन बोरीन को यह हुक्म दिया जाता है कि अल्पा जब भी वो मशीन इस्तेमाल करना चाहे उसे इस सिलसिले में खुली इजाज़त होगी और इस मशीन को अल्पा दी ग्रेट का नाम दिया जाएगा। एल्पा के हमायती अफसरान खुश होकर तालियां बजाने लगे। बिन बोरीन ने कहा, अकाबरीन ने अभी यह तस्लीम किया है कि जंगी हथियार को फ़ौज के सिवा कोई हाथ नहीं लगाता। हम एल्पा को ज़रूर इजाज़त देंगे, लेकिन उसे पहले तहरीरी इजाज़त लेना होगी। उसे बताना होगा कि वो किन अफराद को टेलीपैथी सिखाने के लिए इस मशीन को इस्तेमाल करना चाहती है। एल्पा ने पूछा, क्या बिन बोरीन मुझे ये बताएगा कि वो किन अफराद को टेलीपैथी सिखाने वाले? मैंने आज तक कभी किसी से पूछकर काम नहीं किया। हर काम के सिलसिले में मुझ पर एतमाद किया जाता रहे, फिर ये बेतमादी क्यों है? अगर है तो फिर बिन बोरीन भी मशीन को इस्तेमाल करने से पहले मुझे इस बात से बाखबर रखेगा कि वो किन अफराद को टेलीपैथी सिखा रहा है। बिन बोरीन ने कहा, तुमने कभी हमारे अकाबरीन को ये नहीं बताया कि अहम मामलात में क्या करने वाली हो और अकाबरीन की लाइल्मी में क्या करती रहती हो। फिर हम ये फ़ौजी राज क्यों बताएं कि आर्मी और इंटेलिजेंस वालों में से किन अफराद को टेलीपैथी सिखाई जा रही है? सब जानते हैं कि सियासी तब्दीलियों के बायस ये अकाबरीन तब्दील होते रहते हैं, इनकी जगह दूसरे आते रहते हैं। फ़ौजी राज सियासतदानों और हुक्मरानों को बताए नहीं जाते। इसी तरह मैं भी नहीं बताया करती हूँ। तुम अपने राजों की हिफाजत करो, मुझे कुछ ना बताओ। इसी तरह मुझे अपने राजों की हिफाजत करने दो, मुझसे कुछ ना पूछो। और ना मैं कभी बताऊंगी कि मैं किन अफराद को किन मकासद के लिए टेलीपैथी सिखा रही हूँ।
यानी इस तरह तुम अपनी ज़ाती टेलीपैथी जानने वालों की फ़ौज तैयार करोगी? तुम भी किसी को कुछ बताए बगैर टेलीपैथी जानने वालों की जो फ़ौज तैयार कर रहे हो और आइंदा भी करते रहोगे, वो फ़ौज तुम्हारी ज़ाती कहलाएगी। मैं फ़ौज का आला अफसर हूँ, बरसों से फ़ौज को अपने तौर पर इस्तेमाल करता रहा हूँ। कभी मैंने इस फ़ौज को अपनी ज़ाती फ़ौज नहीं बनाया। मैंने भी जब मैं तनहा टेलीपैथी जानने वाली थी तो तुम्हारे जैसे आला अफसरान को तनवीमी अमल के ज़रिए अपना मामूल नहीं बनाया। मैं पूरी फ़ौज को मामूल बनाकर अपनी ज़ाती फ़ौज बना सकती थी, मगर मैंने कभी ऐसा नहीं किया। फिर तुम मुझे ज़ाती फ़ौज बनाने का इल्ज़ाम कैसे दे सकते हो? आला हाकिम ने कहा, तुम दोनों फिर आपस में उलझ रहे हो। हमें तुम दोनों पर भरोसा है। तुम में से कोई अपनी ज़ाती फ़ौज नहीं बनाएगा। अपने मुल्क और अपनी कौम की बेहतरी के लिए टेलीपैथी जानने वाले पैदा करते रहोगे। बिन बोरीन को हमारा फ़ैसला तस्लीम करना चाहिए। मैं तस्लीम कर रहा हूँ, लेकिन एल्पा पर जो पाबंदियाँ आयद कर रहा हूँ वो हमारे फ़ौजी कवानीन के मुताबिक हैं। आप हजरात भी उन कवानीन को तस्लीम करें। एल्पा ने कहा, मैं आपस का झगड़ा ख़त्म करना चाहती हूँ। पारस जैसे दुश्मन को अपने दरमियान आने का मौका नहीं देना चाहती। लेकिन बिन बोरीन की बेजा जिद से यह साबित हुआ है कि पारस ने इसे अपना मामूल बना लिया है। ये पारस की मर्ज़ी के मुताबिक यहाँ सुलह सफाई और अमन अमान नहीं चाहता है। यहाँ हमारे दरमियान फसाद जारी रखकर हमें अंदर से खोखला करना चाहता है। एल्पा, क्या बकवास कर रही हो? मुझे पारस ने हिप्नोटाइज नहीं किया है और ना ही मैं उसका मामूल हूँ। ये आप लोगों को मेरी तरफ से तशवीश में मुब्तला करी है। आप हजरात को हम फौजियों पर भरोसा करना चाहिए। आला हाकिम ने कहा, मिस्टर बिन बोरीन, तुम्हें भी हमारा फैसला तस्लीम करके ये साबित करना चाहिए कि पारस जैसा दुश्मन तुम पर असरअंदाज नहीं हो रहा है। बिन बोरीन ने कहा, मैं सीधी सी बात जानता हूँ कि मैं फ़ौजी कवानीन के मुताबिक एल्पा को मशीन इस्तेमाल करने की इजाज़त दे रहा हूँ और चंद ज़रूरी पाबंदियाँ आयद कर रहा हूँ। मुझे आपका यह फ़ैसला मंजूर है। एल्पा के लिए आर्मी हेडक्वार्टर के दरवाजे खुले हुए हैं। वो जब चाहे मेरी आयद करदा पाबंदियों पर अमल करते हुए इस मशीन को इस्तेमाल कर सकती है। आला हाकिम ने कहा, एल्पा, हम मानते हैं कि तुम सुलहजुई से काम ले रही हो, आपस का झगड़ा ख़त्म करना चाहती हो। ये पाबंदियाँ कबूल कर लो। एल्पा ने कहा, मैं आज तक कभी किसी की पाबंद नहीं रही हूँ। मैं अपना फ़ैसला सुनाती हूँ। मेरा फ़ैसला यह है कि मैं मशीन के हसूल से दस्तबरदार हो रही हूँ। ये मशीन मेरे मुल्क में है, मेरे अपने लोग इसे इस्तेमाल करें। मैं इस ख्याल से मुतमईन रहूँगी। मेरे साथ आप सब दुआ मांगे कि बिन बोरीन पारस का मामूल ना हो और अपनी गुलामी से हमारे मुल्क को तबाही की तरफ ना ले जाए। आप हजरात मुझे भूल जाएं। कभी ज़रूरी समझूंगी तो आप लोगों से रब्ता करूंगी। गुड लक फॉर यू एंड गुड बाय फॉर एवर। आला हाकिम ने कहा, नहीं एल्पा, तुम इस तरह नहीं जाओगी। तुम हमारे मुल्क और हमारी कौम का कीमती सरमाया हो। हम तुम्हें नाराज़ होकर नहीं जाने देंगे। दूसरे हाकिम ने कहा, तुम आपस के झगड़े को ख़त्म करने और हम सबको तबाही से बचाने के लिए मशीन से दस्तबरदार हो रही हो। तुम तन्हा एक टेलीपैथी का पहाड़ हो। तुम्हें मशीन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमें तुम्हारी ज़रूरत है। तुम्हें नाराज़ होकर नहीं जाना चाहिए। तमाम अकाबरीन बारी बारी उसे मुखातिब कर रहे थे, लेकिन जवाब नहीं मिल रहा था। आला हाकिम ने मायूस होकर कहा, वो जा चुकी है, लेकिन वो कट्टर यहूदी और मुहिब वतन है। हमसे नाराज़ होकर भी हमसे छुपकर मुल्क और कौम की बेहतरी और सलामती के लिए काम करती रहेगी। पारस को यह तवक्को नहीं थी कि वो मशीन को छोड़कर चली जाएगी। वो उन्हें आपस में खूब लड़ाना चाहता था। यह किस्सा इसी जगह ख़त्म नहीं करना चाहता था। उसने सोचा, जब वो आर्मी वाले इस मशीन से टेलीपैथी जाने वाले पैदा करेंगे वो फिर उन्हें उलझाएगा। वो दिमागी तौर पर अपनी जगह हाजिर हो गया। वह फ्रैंकफर्ट के बंगले के ड्राइंग रूम में बैठा ख्याल ख्वानी कर रहा था। कोरोना ये कहकर बेडरूम में गई थी कि वो वहाँ मसरूफ़ रहेगी। वो बेडरूम के दरवाजे को अंदर से बंद करके ख्याल ख्वानी में मसरूफ़ थी। रूस में ट्रांसफार्मर मशीन तैयार हो चुकी थी और पहली बार 2 रूसी अफसरों को उसके ज़रिए टेलीपैथी सिखाई जा रही थी। कोरोना पिछले कई दिनों से जोसेफ विस्की के ज़रिए उन तमाम अहम अफराद के दिमागों में पहुँचती रही थी जिन्होंने ट्रांसफार्मर मशीन तैयार की थी। वो सब योगा के माहिर थे। जोसेफ विस्की और उसके दूसरे साथियों ने मखसूस लबो लहजे के ज़रिए उनके दिमागों को लॉक किया था। कोरोना उस मखसूस लबो लहजे के ज़रिए उन सब के दिमाग में पहुँच रही थी। रूस के 2 ज़हीन और तजुर्बेकार अफसरान को मशीन से गुजारा गया। मशीन से गुजरने के दौरान में वो बेहोश रहे। जब वो होश में आने लगे तो बर्डी रॉबर्ट और बायरन टोड ने उन दोनों को हिप्नोटाइज करके अपना मामूल बनाया और मखसूस लबो लहजे के ज़रिए उनके दिमागों को लॉक किया। ऐसे वक्त माइक मूरो और जोसेफ विस्की भी उन दोनों के दिमागों में रहे और कोरोना जोसेफ विस्की के ज़रिए उन दोनों के दिमागों में पहुंचाने वाले मखसूस लबो लहजे को याद करती रही। पारस भी इसराइल में बिल्कुल इसी तरीक़ेकार पर अमल कर रहा था। वो बिन बोरीन के टेलीपैथी जानने वाले कई साथियों के दिमागों में जगह बना चुका था। उनके ज़रिए बिन बोरीन के मंसूबे मालूम करता रहता था। एल्पा के नाराज़ होकर चले जाने के बाद उसके मुखालफिन बहुत खुश थे। बिन बोरीन ने एक खुफिया मीटिंग में अपने काबिल एतमाद साथियों से कहा, हमें बहुत मोहतात रहना होगा। एल्पा मशीन से दस्तबरदार होने का ऐलान करके कोई नई चाल चल रही है। वाइंदा हमारी बेहतरीन कारकर्दगी को चालबाजी से बदतरीन बना सकती है। हमें अकाबरीन और अपनी कौम की नज़रों से गिरा सकती है। उसके एक साथी अफसर ने कहा, वो औरत बहुत मक्कार है। टेलीपैथी की दुनिया में बरसों से अपनी अहमियत मनवाती आई है। वो हमारे खिलाफ ज़रूर ऐसी चालें चलेगी जिनकी अभी हम तवक्को नहीं कर रहे हैं। एक और साथी अफसर ने कहा, उसने कॉन्फ्रेंस हॉल में हमारे एक अहम साथी को गोली मारकर पहले बिन बोरीन को इल्ज़ाम दिया, फिर यह बात बनाई कि हमारे उस साथी अफसर को पारस ने गोली मारी है। वाइंदा भी हमें नुकसान पहुंचाकर यही कह सकती है कि वो नुकसान भी पारस ने पहुंचाया है। बिन बोरीन ने कहा, इसलिए मैं कहता हूं कि हमें बहुत ज़्यादा मोहतात रहना चाहिए।
तुम सब मेरे काबिल एतमाद दोस्त हो। मेरे यकीन है कि तुम सब हेडक्वार्टर से चले जाओ। मेरी तरह कहीं रुपोश रहो, कभी पब्लिक प्लेस में ख्याल ख्वानी ना करो, वरना वो बला तुम्हारे पीछे पड़ जाएगी। बिन बोरीन के 10 काबिल एतमाद हवारी थे। वो सब मीटिंग ख़त्म होते ही हेडक्वार्टर से चले गए। उन्होंने ये तय किया था कि वो रुपोश रहकर एल्पा और उसके टेलीपैथी जानने वाले जानिसारों को तलाश करते रहेंगे और एक दूसरे से ख्याल ख्वानी के जरिए राब्ते में रहेंगे। पारस उन 10 सवारियों में से 2 के दिमागों में जगह बना चुका था। उन्हें इब्तदा से शराब पीने की बुरी आदत थी। वो ये समझते थे कि उन्होंने अल्पा को अभी तक अपनी आवाज़ नहीं सुनाई है। अगर वो रात को आदत के मुताबिक पीकर सुबह होशोवास में रहेंगे तो कोई भी टेलीपैथी जानने वाला उनके अंदर नहीं आ सकेगा। उनके दिमागों को इस तरह लॉक किया गया था कि वो रात को नशा में रहने के बाद दूसरी सुबह ताज़ा दम होकर योगा की महारत का मुजाहरा कर सकते थे। वो रात को आदतन पीते थे। पारस उनकी इन आदतों से फ़ायदा उठाने लगा। बिन बोरीन ने आर्मी के 3 जवानों और इंटेलिजेंस के 2 सुराग रसानों को टेलीपैथी सिखाने के लिए मुंतखब किया। अपने 10 सवारियों से कहा वो इन 5 के दिमागों में रहें ताकि उन्हें मशीन से गुजारते वक्त एल्पा किसी तरह की गड़बड़ न कर सके। इस मशीन को हेडक्वार्टर में ऐसी जगह रखा गया था जहां सिर्फ योगा और टेलीपैथी जानने वाले अफसरान को जाने की इजाज़त थी। बिन बोरीन ने इस मशीन को हासिल करने के बाद पहली बार अपनी निगरानी में से ऑपरेट किया। उसके 10 सवारी मशीन को ऑपरेट करने वाले माहिरीन के दिमागों में मौजूद रहे। उन्हें मशीन से गुजारने के बाद जब वो होश में आने लगे तो उन्होंने उन 5 को हिप्नोटाइज़ किया। उनके जहनों में एक मखसूस लबो लहजा नक्श किया और ये हुक्म दिया, इस लबो लहजे के अलावा वो किसी भी प्राई सोच की लहरों को महसूस करते ही सांस रोककर उन्हें अपने अंदर से भगा दिया करेंगे। इसके बाद उन्होंने उन 5 को तनवीमी नींद सोने के लिए छोड़ दिया। पारस ने उनमें से एक के दिमाग में जाकर कहा, अभी अमल मुकम्मल नहीं हुआ है। तुम इस मखसूस लबो लहजे को सिर्फ 24 घंटे तक याद रखोगे। 24 घंटे के बाद ये दूसरा लबो लहजा तुम्हारे जहन में नक्श हो जाएगा और तुम एल्पा के मामूल बन जाओगे। उसने उन 5 के दिमागों में बारी बारी ये इजाफी अमल किया। फिर उन्हें तनवीमी नींद सोने का हुक्म दिया। जो कुछ वो इसराइल में कर रहा था वही कोरोना रूस में करती रही थी। उसने सिर्फ ये मालूम किया था कि पहले जिन 2 अफराद को टेलीपैथी सिखाई गई है उनके जहनों में किस तरह का लबो लहजा नक्श किया गया है। ये मालूम करके वो मुतमईन हो गई थी। उन्हें बाकायदा मामूल बनाना ज़रूरी नहीं था। वो ज़रूरत के वक्त उनके दिमागों में बासानी पहुँच सकती थी। वो अपनी इस कामयाबी पर मुस्कुराती हुई बेडरूम से बाहर आई और पारस से बोली, सॉरी तुम इतनी देर तक तनहा बोर होते रहे हो। मैं मजबूर थी, एक ज़रूरी मामले में मसरूफ़ थी। वो बोला, बंद कमरे में क्या मामला हो सकता है? क्या तुम्हें कोई परेशानी है? अगर कोई मसला है तो मुझे बताओ, मैं तो मिनटों में बड़े बड़े मसाइल हल कर देता हूँ। वो उसके पास बैठकर मुस्कुराते हुए बोली, मैं तमाम मसाइल से और तमाम दुनिया से तनहा निमट सकती हूँ। मैं किसी से मदद नहीं मांगती। डींगे ना मारो। क्या तुम्हें मुझ जैसे शौहर की मदद की ज़रूरत नहीं पड़ती है? शौहरों को बीवी की और बीवी को शौहर की ज़रूरत पड़ती है। अगर तुम ना होते तो यहाँ तुम्हारी जगह कोई दूसरा शौहर होता। यानी मेरी कोई अहमियत नहीं है? फिर तो मुझे यहाँ नहीं रहना चाहिए। मैं अभी चला जाऊँगा। वो उठकर खड़ा हो गया। कोरोना ने उसका हाथ खींचकर उसे दोबारा बिठाया। फिर कहा, ज़्यादा अकड़ ना दिखाओ। मैं नहीं चाहती कि तुम जाओ और मैं किसी दूसरे को शौहर बनाकर यहाँ रखूँ। इस इलाके के लोग मुझ पर शुबा करेंगे। शुबा करने दो। मैं तो ये समझ रहा था कि तुम मुझसे मोहब्बत करी हो, मगर तुमने तो दुनिया को दिखाने के लिए मुझे शौहर बना रखा है। मैं यहाँ नहीं रहूँगा, अभी चला जाऊँगा। गुस्सा ना दिखाओ, मुझसे मोहब्बत ना करो, मेरे शौहर ना बनो, मगर मेरे साथ रहो। तुम मेरे लिए कोई कीमती सरमाया नहीं हो। मैं अपने हालात के मुताबिक तुम्हें साथ रखने पर मजबूर हूँ। एक मुलाजिम ने आकर कहा, एक शख्स आपसे मिलना चाहता है। अपना नाम टोनी लुइस बता रहा है। कोरोना बहुत पहले मालूम कर चुकी थी कि बड़ी रॉबर्ट उसे तलाश करने के लिए आ रहा है और आज कल में यहाँ पहुँचने वाला है। उसने मुलाजिम से कहा, उसे यहाँ भेज दो। मुलाजिम चला गया। वो पारस से बोली, जो शख्स मुझसे मिलने आ रहा है उसके सामने उल्टी सीधी बातें नहीं करोगे। एक मोहब्बत करने वाले शौहर की तरह यहाँ बैठे रहोगे। तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करती हो, सिर्फ मियाँ बीवी का खेल खेलती हो। मैं किसी आने वाले के सामने तुमसे मोहब्बत नहीं करूँगा। क्या तुम मुझे उल्लू समझती हो? मैं सिर्फ उल्लू समझती नहीं हूँ, उल्लू बनाकर भी रखती हूँ। अभी तुम्हें जैसा कहूँगी वैसा ही करते रहोगे। वो शख्स जिसका नाम टोनी लुइस था उस एजेंट के साथ आया जिसने वह बंगला कोरोना को किराए पर दिया था। फिर वो एक दिन पारस के साथ वहाँ आया था। उसने कोरोना से कहा था कि ये मिस्टर चेरी हैं, इस बंगले के मालिक हैं। अब फिर वही एजेंट आया था। उसने कोरोना से कहा, मैडम ये मिस्टर टोनी लुइस हैं, इस बंगले के मालिक हैं, अपना बंगला खाली कराना चाहते हैं। कोरोना सोफे से उठकर खड़ी हो गई। गुस्से से बोली, ये क्या बकवास कर रहे हो? इस बंगले के कितने मालिक हैं? इससे पहले तुम मिस्टर चेरी को बंगले का मालिक बना कर लाए थे और अब इसे पकड़ कर लाए हो। कोरोना को फ़ौरन ही अपनी गलती का एहसास हुआ। आने वाला शख्स बड़ी रॉबर्ट हो सकता था। उसके सामने यह नहीं कहना चाहिए कि जेरी यानी बंगले का पहला मालिक यही है जो अब इसका शौहर बना हुआ है। कोरोना ने फ़ौरन ही ख्याल ख्वानी के ज़रिए उस एजेंट के दिमाग में पहुंचकर उसके ज़रिए कहा, मैडम वो मिस्टर जेरी जो यहाँ मालिक बनकर आए थे वो फ्रॉड थे। ये मिस्टर लुइस असली मालिक हैं। टोनी लुइस ने एजेंट से कहा, तुम यहाँ से जाओ, मैं मैडम से बातें करूँगा। वह एजेंट चला गया। टोनी लुइस ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हें एजेंट के दिमाग में आकर उसकी ज़ुबान से नहीं बोलना चाहिए था, क्योंकि मैं उसके अंदर मौजूद था। कोरोना ने उसे चौंक कर देखा। वो अपने लिबास के अंदर से रिवॉल्वर निकालकर उसे निशाने पर रखते हुए बोला, कोरोना मैंने सुना था तुम बहुत ज़हीन और चालाक हो और बड़ी ख़तरनाक फ़ाइटर भी हो।
मैंने इसलिए रिवॉल्वर निकाला है कि तुम हाथापाई पर ना उतर आओ। हम शरीफ लोग हैं, शराफत से मामला तय करेंगे। पारस ने रिवॉल्वर देखकर खौफ से कांपते हुए कहा, ये तो बड़ी खतरनाक चीज़ है। ये तो ठाएं से बोलती है और फिर बोलने वाले को हमेशा के लिए चुप कर देती है। बडी रॉबर्ट ने हंसते हुए कहा, तुमने किस बुज़दिल जवान को अपना शौहर बना रखा है। मैं यहाँ आने से पहले छुप कर तुम दोनों को देख चुका हूँ, तुम दोनों की बातें सुन चुका हूँ, इसके ख्यालात पढ़ चुका हूँ। ये बेचारा पहले पागल था, क्यों इस बेचारे का खाना ख़राब करी हो। इसे यहाँ से जाने दो। पारस ने कहा, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, ये मेरी बीवी बन चुकी है, इसे भी जाने दो, हम दोनों तुम्हें दुआएं देंगे। उसने पारस को डांट कर कहा, जाओ यहाँ से, मेरा वक्त ज़ाया ना करो, वरना। पारस ने एकदम आगे बढ़कर कहा, वरना तुम मुझे गोली मार दोगे, वरना तुम मुझे। उसने अपनी बात अधूरी छोड़कर अचानक घूमकर एक किक मारी। हाथ पर ठोकर पड़ते ही रिवॉल्वर दूर जाकर फर्श पर गिर पड़ा। उसने घूमकर दूसरी किक मारी, मुंह पर ठोकर पड़ी। वो उछलकर सोफे पर आया। सोफा पीछे की तरफ उलट गया। वो भी सोफे समेत उलटकर फर्श पर औंधा हो गया। कोरोना ने फर्श पर पड़े हुए रिवॉल्वर को उठा लिया। उसने बडी रॉबर्ट का निशाना लेते हुए कहा, मैं भी तुम्हारी तरह लड़ाई झगड़ा पसंद नहीं करूंगी। एक गोली मारकर जख्मी करूंगी और तुम्हारे दिमाग में पहुंच जाऊंगी। वो उठकर खड़ा हो रहा था। पारस ने उसकी गर्दन दबोचकर कोरोना से कहा, खबरदार, गोली ना चलाना, मुझे ठाएं की आवाज़ से डर लगता है। गोली चलाओगी तो मैं यहाँ से भाग जाऊंगा। वो मुस्कुराकर बोली, जैरी मेरी जान, तुम नहीं जानती कि किस तरह मेरे काम आते जा रहे हो। मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। तुम कहते हो तो गोली नहीं चलाऊंगी। तुम इसकी गर्दन इतनी ज़ोर से दबोच लो कि यह सांस लेने के लिए तड़पता रहे और मेरी सोच की लहरों को महसूस करके सांस रोकने के काबिल ना रहे। इसकी गर्दन मेरे शिकंजे में है, मगर ये सोच की लहरें क्या होती हैं? कोरोना ने जवाब नहीं दिया। बडी रॉबर्ट के दिमाग में पहुंचते ही जलजला पैदा किया। वह चीखता चिल्लाता पारस की गिरफ्त से निकलकर फर्श पर गिर पड़ा। पारस ने हैरानी से पूछा, क्या तुमने इसे गोली मारी है? मुझे ठाई की आवाज़ तो सुनाई नहीं दी। वो बोली, मैंने इसे टेलीपैथी की गोली मारी है। तुम नहीं समझोगे, मगर तुमने कमाल किया है। रिवॉल्वर से डरने के बावजूद तुमने इसके हाथ से रिवॉल्वर गिरा दिया है। मैं रिवॉल्वर से नहीं डरता, मुझे ठाई की आवाज़ से डर लगता है। मगर इसे क्या हुआ है? ये इस तरह क्यों तड़प रहा है? वो बोली, तुम ज़रा खामोश रहो, मुझे इससे निमटने दो, ये मुझे फांसने आया था। वो बडी रॉबर्ट से बोली, कम ऑन, गेट अप, तुम्हारी दिमागी तकलीफ कुछ कम हो रही है, तुम यहाँ से एक बेडरूम में जा सकते हो। पारस ने मासूमियत से पूछा, क्या अब इसे बेडरूम में ले जाया करोगी? यू शट अप, यहाँ बैठे रहो, मैं थोड़ी देर बाद आऊँगी, तुम बेडरूम में ना आना। क्यों नहीं आऊँगा, ज़रूर आऊँगा, मैं तुम्हारे शौहर हूँ। बेहयाई की बेहद होती है, मेरी आंखों के सामने एक गैर मर्द को अपने बेडरूम में। तौबा तौबा। वो बडी रॉबर्ट के दिमाग पर हावी हो गई थी। बड़ी तकलीफ से कराहता हुआ उसके पीछे एक बेडरूम में आ गया। पारस भी पीछे पीछे आ रहा था। वो दरवाज़ा बंद करते हुए बोली, तुम बाहर रहो, इधर ना आना। तुम नहीं समझोगे मैं क्या करने वाली हूँ, प्लीज़ मुझे डिस्टर्ब ना करना। दरवाज़ा उसके मुंह पर बंद हो गया। वह मुस्कुराता हुआ ड्राइंग रूम में आकर एक सोफे पर बैठते हुए बडी रॉबर्ट के दिमाग में पहुंच गया। वह एक बेड पर जाकर लेट गया था। अपने जिस्म को ढीला छोड़कर उसने आंखें बंद कर ली थीं। कोरोना उस पर टेलीपैथी के जरिए तनवीमी अमल करने वाली थी। अचानक पारस की ख्याल ख्वानी का सिलसिला टूट गया। एल्पा ने उसे मुखातिब किया, हेलो, मैं बोल रही हूँ, सांस ना रोकना। मैं सांस लेता रहूँगा और जिंदा रहूँगा, तुम्हें क्या तकलीफ है, बोलती रहो। मैंने वो मशीन छोड़ दिया, वो मेरे लिए नहीं, मेरे मुल्क के लिए ज़रूरी है। मशीन छोड़कर हमाकत करियो, ये तुम्हारी हुब्बुल वतनी नहीं है। मशीन गलत हाथों में रहेगी तो तुम्हारे मुल्क को नुकसान पहुँचता रहेगा। तुम ऐसे मशवरा दे रहे हो जैसे मेरे मुल्क से बहुत मोहब्बत रखते हो और मेरी भलाई चाहते हो। तुम एहसान फरामोश हो, याद करो, मैंने हमेशा तुम्हारे साथ भलाई किया। तुम खुद अपनी हरकतों से मेरी भलाइयों को बुराइयों में बदलती रही हो। मैं तुम्हारा मुतालबा मानकर फ़लस्तीनी मुसलमानों को टेलीपैथी नहीं सिखा सकती थी। हमारे दरमियान अच्छी दोस्ती थी, तुमने इस मुतालबे से दोस्ती को दुश्मनी में बदल दिया है। सॉरी, मैं फ़लस्तीनी मुसलमानों के हुकूक को नज़रअंदाज करके तुमसे दोस्ती नहीं रख सकता था। मेरी शराफत देखो कि मेरा मुतालबा ना मानने के बावजूद मैंने कोई इंतकामी कार्रवाई नहीं की थी। मगर तुमने मुझ पर मशीन की चोरी का इल्ज़ाम लगाया। ये इल्ज़ाम गलत साबित हो गया। तुम्हारे अपने लोग तुम्हारी उबुल वतनी के मुंह पर जूते मारकर वह मशीन ले गए हैं। मैं तुम्हारे खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करना चाहता था, मगर तुम कर रहे हो। तुम हमें आपस में लड़ा रहे हो। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था, मगर तुम बार बार आकर मुझ पर झूठे इल्ज़ाम आयद कर रही थी। कभी मशीन की चोरी का इल्ज़ाम लगाया, कभी ये इल्ज़ाम लगाया कि मैं तुम सबको आपस में लड़ा रहा हूँ। ये तो वही बात हो गई, आ बैल मुझे मार। तुम बेबुनियाद इल्ज़ामात मेरे सर थोप रही थी, तो मैंने सोचा कि तुम्हारी हसरतें पूरी की जाएं, इन इल्ज़ामात को सच किया जाए। लिहाजा मैं सच कर रहा हूँ। मैंने बिन बोरीन के खास हमायती को गोली मारकर तुम्हारे आपस के झगड़ों में और शिद्दत पैदा कर दी है। मैं इतने अरसे तक तुम्हारे साथ रहकर तुम्हारी चालबाजियों को अच्छी तरह समझने लगी हूँ, इसलिए मशीन से दस्तबरदार होकर आपस के झगड़ों को ख़त्म कर चुकी हूँ। तुमने वो मशीन बिन बोरीन के हवाले करके कितनी बड़ी हमाकत की है, ये कल तुम्हें मालूम होगा। उसने चौंक कर पूछा, कल क्या मालूम होगा? तुम मेरे खिलाफ क्या कर रहे हो? तुम्हारा दावा है कि मेरी चालबाजियों को समझती हो और तुम मशीन से दस्तबरदार होकर मेरी चालों को नाकाम बना रही हो। तुम्हें इस खुशफहमी में रहकर कल का इंतज़ार करना चाहिए। उसने सांस रोककर उसे भगा दिया। वो दूसरी बार आई, उसने फिर सांस रोक लिया। वो ये सुनकर परेशान हो गई थी कि पारस ने कोई चाल चली है और इसका नतीजा दूसरे दिन सामने आने वाला है।
वो तीसरी बार उसके दिमाग में आई। पारस ने कहा, मजीद कोई बात करना चाहती हो तो मुझे अपने दिमाग में आने दो। वो वापस चली गई। वो कभी उसे अपने दिमाग में ना आने देती, क्योंकि वो आते ही उसके चोर ख्यालात पढ़ लेता। ये मालूम कर लेता कि वो आजकल काहिरा में है। वो उससे दूर रहने में ही अपनी बेहतरी समझती थी। अभी सिर्फ ये मालूम करने आई थी कि वो आइंदा क्या करने वाला है, और वो कुछ कर चुका था और इसका नतीजा सामने आने वाला था। ये तजस्सुस और बेचैनी पैदा हो गई थी कि पता नहीं उसने क्या किया और क्या होने वाला है। वो कोरोना के दिमाग में आया। वो बड़ी रॉबर्ट पर तनवीमी अमल कर चुकी थी। उसे 3 घंटे तक तनवीमी नींद सोने का हुक्म दिया था। उसने जोसेफ विस्की के बाद बड़ी रॉबर्ट को मामूल बनाकर बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की थी। बेडरूम से निकलकर उसकी तरफ आ रही थी। उसने सोफे पर लेटकर आंखें बंद कर लीं। यूं खराटे लेने लगा जैसे गहरी नींद सो रहा हो। वो उसे देखकर बोली, ताजुब है, बेवक्त सो रहे हो। उसने उसे आवाज़ दी, जेरी उठो, तुम नहीं जानते मैं कैसी कैसी कामयाबियां हासिल कर रही हूँ। वो खराटे लेता रहा। वो उसे छोड़कर किचन की तरफ चली गई। पारस ने कोरोना के ख्यालात पढ़कर यह मालूम किया कि उसने बड़ी रॉबर्ट के अंदर पहुंचने के लिए कौन सा मखसूस लबो लहजा उसके दिमाग में नक्श किया है। वो बड़ी रॉबर्ट के अंदर पहुंच गई। बड़ी को अपने तौर पर भी मामूल बनाने के लिए एक इजाफी अमल करना चाहता था। वो उसके अंदर पहुंचकर पहले खामोश रहा। मालूम करने लगा कि वाकई वो तनवीमी नींद सो रहा है या नहीं। वो सो रहा था, लेकिन उसके अंदर उसका एक टेलीपैथी जाने वाला साथी बैजॉन बोल रहा था, ओ गॉड, अभी मैं तुम्हारे पास ना आता तो तुम तनवीमी नींद पूरी करके किसी के मामूल बन जाते। प्लीज़ जागो और बताओ, ऐसा किसने किया है? तुम कहाँ हो? तुम तो कोरोना को तलाश कर रहे थे। उसकी तनवीमी नींद टूट गई। बड़ी ने कहा, मैं कोरोना के बंगले में हूँ। ये लड़की बहुत ही मक्कार है। इसने अपने साथी की मदद से मुझे ट्रैप किया है। अब मुझे याद आ रहा है कि ये मुझे हिप्नोटाइज कर रही थी। बैजोन ने पूछा, कोरोना के साथ यहाँ कौन है? एक जवान शख्स है, वो पागल था। इलाज होने के बाद पागल खाने से यहाँ आया है। बड़ी रॉबर्ट उठकर बैठ गया। कहने लगा, कोरोना ने मेरे अंदर जल्जला पैदा किया था। मेरा दिमाग अब तक कमज़ोर है। मैं ख्याल खोने के काबिल नहीं हूँ। तुम मेरे दिमाग में रहो। यहाँ से फ़रार होने में मेरी मदद करो। क्या मैदान छोड़कर भागना चाहते हो? कोरोना नज़रों से ओझल हो गई तो फिर उसे ट्रैप नहीं कर सकोगे। मैं कोरोना को नहीं छोड़ूंगा। ये मेरे लिए चैलेंज बन गई है। मैं इस बंगले से बाहर जाकर इसकी निगरानी करूंगा। वो पागल शख्स जेरी योगा का माहिर नहीं है। तुम उसके दिमाग में रहकर कोरोना पर नज़र रख सकते हो। पारस उसके दिमाग पर कब्जा जमाकर उसे दिमागी कमज़ोरी का एहसास दिलाने लगा। वो बिस्तर से उठकर जाना चाहता था। दोनों हाथों से सर थामकर फिर बैठ गया। कहने लगा, मेरा सर चकरा रहा है। उस कमीनी ने जल्जला पैदा करके मेरे दिमाग की चूलें हिला डाली हैं। बैजोन ने कहा, आराम से लेटे रहो। दिमागी तवानाई बहाल होने तक तुम्हें यहाँ रहना चाहिए। क्या कह रहे हो? जब उसे मालूम होगा कि उसका तनवीमी अमल नाकाम रहे तो फिर वह हिप्नोटाइज करेगी। ऐसा नहीं होगा। उसने जो मखसूस लबो लहजा तुम्हारे जहन में नक्श किया है, उसे तुम जब भी महसूस करोगे तो सांस ना रोको। उसे दिमाग में आने दो। उसके अहकामात की तामील करते रहो। ये यकीन दिलाते रहो कि तुम उसके मामूल बन चुके हो। मैं और दूसरे साथी मुसलसल तुम्हारे अंदर मौजूद रहेंगे। इस तरह हम उस बंगले में कोरोना के करीब रहकर उसे आसानी से ट्रैप कर सकेंगे। वो आराम से लेट गया। बैजोन ने कहा, तुम्हें सोना चाहिए। जितना जहनी सुकून हासिल होगा उतनी ही जल्दी दिमागी तवानाई बहाल होगी। आंखें बंद करो, मैं तुम्हें सुला रहा हूँ। उसने आंखें बंद कर लीं। बैजोन उसे ख्याल ख्वानी के जरिए सुलाने लगा। जब वो गहरी नींद सो गया तो उसके अंदर गहरी खामोशी छा गई। पारस खामोशी से उसकी बातें सुनता रहा था। ये समझ रहा था कि बड़ी रॉबर्ट के सोने के बावजूद बैजोन अभी मौजूद होगा और ये मालूम करने की कोशिश कर रहा होगा कि कोरोना छुपकर उनकी बातें सुनती रही है या नहीं। पारस ने 1 घंटे बाद बड़ी रॉबर्ट के दिमाग में पहुंचकर उसके ख्वाबीदा ख्यालात पढ़े। कोई उसके अंदर नहीं बोल रहा था। बैजोन मुतमईन होकर चला गया था। तब पारस ने बैजोन के मुकर्ररा वक्त के मुताबिक उसे तनवीमी नींद सोने के लिए छोड़ दिया। दिमागी तौर पर हाजिर होकर आंखें खोल दी। सोफे पर उठकर बैठ गया। मैंने बायरन टोड और बेकर ब्राइट के बाद साइमन और आंद्रे को भी अपना मामूल बना लिया था। सिर्फ एक हार्वे रह गया था। मैं हार्वे की बीवी मार्था के दिमाग में जाता रहता था। उसके जरिए मालूम होता था कि वो दूसरे मुल्कों में बहुत मसरूफ़ है। मैंने हार्वे के तमाम साथियों को इस तरह मामूल बनाया था कि उसे किसी तरह का शुबा ना हो। लेकिन मुझसे मेरी टेलीपैथी जानने वाले मातहत से कहीं कोई गलती हो गई थी। हार्वे होशियार हो गया था। वह अपने किसी साथी से दिमागी राब्ता कायम नहीं कर रहा था। अपनी बीवी मार्था के फ़ोन का जवाब भी नहीं दे रहा था। सोनिया ने मुझसे कहा, इतना ही काफ़ी है कि हमने बायरन टोड, बेकर, हार्वे, साइमन और आंद्रे को मामूल बनाकर ठंडा कर दिया। अब ये लोग हमारी मर्जी के खिलाफ महाजराई नहीं करेंगे। मैंने कहा, हम हार्वे को ट्रैप न कर सके, कोई बात नहीं। वो अपने 4 साथियों का अंजाम देखकर दहशत ज़दा होगा। तन्हा हमारे खिलाफ कुछ करने की जुर्रत नहीं करेगा। सोनिया ने कहा, दुश्मन तन्हा रह जाए तो और ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। जब अपने आसपास खतरात को मंडलाते हुए देखता है तो मारने या मरने पर उतर आता है। दुरुस्त कहती हो। तुमने ज़ाउकोम कोबरा को भी तन्हा कर दिया है। उसे यकीन हो गया कि जब तुम उसका नाम मालूम कर सकती हो और उसके खुफिया गार के बारे में मालूम कर सकती हो तो ज़रूर किसी दिन उसकी शाहरग तक पहुंच जाओगी। वो अपने बचाव की तदबीरें कर रहा होगा और तुम्हें ख़त्म कर देने के मंसूबे बना रहा होगा।
जिस रोज़ अखबारात में मैडम मार्ली और जिम काफ की शादी की खबरें शाया हुई थीं, उसी दिन सोनिया ने अपने चेहरे से मार्ली का मेकअप मिटा दिया था। हम एक आम मियाँ बीवी की हैसियत से किराए के एक कॉटेज में आ गए थे। सोनिया ने नानाका को दिमागी तकलीफ में मुब्तला किया था। वो बिस्तर पर पड़ा हुआ था। कोबरा अपनी सलामती के लिए उसे छोड़कर चला गया था, लेकिन घंटे 2 घंटे बाद उसके दिमाग में आकर ये मालूम करता रहता था कि सोनिया नानाका को हिप्नोटाइज करने का अमल कर रही है या नहीं। मैंने मार्ली को काबू में करके उसके जजीरे और किले तक रसाई हासिल की थी। कोबरा नहीं चाहता था कि सोनिया उधर नानाका पर मुसल्लत हो जाए और उसके ज़रिए उसके अंडरवर्ल्ड के इलाकों पर हुक्मरानी करती रहे। कोबरा तमाम रात नानाका के अंदर जाता और आता रहा। जब उसे यकीन हो गया कि सोनिया उसके अंदर नहीं है तो उसने एक मुख्तसर सा तनवीमी अमल करके उसके दिमाग को लॉक कर दिया। फिर उसे हुक्म दिया, तुम 1 घंटे तक तनवीमी नींद पूरी करोगे। इसके बाद ये रिहाइश छोड़कर ऐसी जगह रिहाइश इख्तियार करोगे जहाँ सोनिया ना पहुँच सके। जब तक मैं हुक्म ना दूँ तुम किसी से रब्ता नहीं करोगे। सोनिया भी नानाका को हिप्नोटाइज करना चाहती थी। ये जानती थी कि कोबरा उसके अंदर आता जाता रहेगा, लिहाजा वो सुबह होने से पहले उस पर तनवीमी अमल करेगी। उस वक्त तक कोबरा थक हार कर सो रहा होगा। उसने सुबह होने से पहले नानाका के दिमाग में पहुंचना चाहा तो उसने सांस रोक ली। वापस आकर मुस्कुराकर मुझसे बोली, कोबरा ने बड़ी फुर्ती दिखाई है, वो नानाका के दिमाग को लॉक कर चुका है। मैंने कहा, अब नानाका इतना अहम नहीं रहा है, कोबरा की अहमियत है, वो कभी सामने नहीं आएगा। नानाका और दूसरे गॉड फादर्स को अलाकार बनाकर हमारे खिलाफ कार्रवाइयाँ करता रहेगा। कोबरा को अब 2 महाजों पर लड़ना होगा। एक तरफ हम हैं, दूसरी तरफ मार्ली और जिम काफ हैं। वो चंद घंटों में यहाँ पहुँचने ही वाले हैं। सोनिया कुछ सोचने लगी, फिर बोली, और नए महाज के खुलने में देर नहीं लगेगी। हम उस अननोन के बारे में कुछ नहीं जानते हैं जो हवस परस्त है और जिम काफ के दिमाग में आता रहता है। जिम काफ नशा नहीं करता था, योगा का माहिर था। पता नहीं वो अननोन किस तरह उसके अंदर पहुँच गया कि उसे अपना मामूल बना चुका था। वो अननोन की हवस के मुताबिक हसीन दोशीज़ाओं से मिलता रहता था। इसके एवज़ अननोन उसके काम आता रहता था। उसका दावा था कि उसने मार्ली को जिम काफ की तरफ माइल किया है। इस सिलसिले में जिम काफ उसका एहसानमंद था। सोनिया ने मुझसे पूछा, तुम्हारा क्या ख्याल है? वह अननोन सिर्फ हवस परस्त होगा? क्या वो यहाँ अंडरवर्ल्ड में इक़्तिदार नहीं चाहता होगा? इक़्तिदार कौन नहीं चाहता, वो भी चाहता होगा, और जिम काफ भी यही चाहता है। मार्ली के ज़रिए यहाँ का हुक्मरान बनने आ रहा है। सोनिया ने कहा, जिम काफ हमारी नज़रों में है और मार्ली के ज़रिए हमारी नज़रों में रहा करेगा, लेकिन अननोन गायब रहकर हमारे लिए मसाइल पैदा कर सकता है। वो जानता है कि मार्ली तुम्हारे साथ रह चुकी है, तुम हांगकांग में हो और उसके मामलात में दिलचस्पी लेते रहोगे। वो शख्स तुम्हारी मुदाखलत पसंद नहीं करेगा। छुपा हुआ दुश्मन हमेशा खतरनाक होता है, उसे जल्द से जल्द बेनकाब करना होगा। मैंने मुस्कुराकर कहा, मैं जानता हूँ, जब तक उसकी जड़ों तक नहीं पहुँचोगी सुकून से नहीं बैठोगी। मार्ली और जिम काफ सुबह 10 बजे की फ़्लाइट से हांगकांग आ गए। सरकारी तौर पर उनके लिए सिक्योरिटी के इंतजाम थे। मार्ली के भी दर्जनों सिक्योरिटी गार्ड्स एयरपोर्ट पहुंचे हुए थे। अखबारात के चंद रिपोर्टर्स और फोटोग्राफर्स को उससे मुख्तसर से मुलाकात की इजाज़त दी गई थी। उसकी और जिम काफ की तस्वीरें उतारी जा रही थीं। उससे सवालात किए जा रहे थे। एक अखबारी रिपोर्टर ने पूछा, आप एक तवील अरसे के बाद हांगकांग से बाहर गई थी, लेकिन राजदारी से क्यों गई थी? मैं शादी करने गई थी। चूंकि दुल्हन शर्माती है इसलिए मैंने शर्म से किसी को नहीं बताया। इस बात पर सब हंसने लगे। दूसरे सहाफ़ी ने कहा, आप मजाक में टाल रही हैं, आपके मामलात कुछ पेचीदा हैं। आप वहाँ लंदन में थीं, लेकिन यहाँ हांगकांग में भी देखी जा रही थी। मार्ली ने कहा, मैं 2 नहीं हूँ, 1 हूँ। आपने दूसरी को इस शहर में कहाँ देखा और कब देखा? किसी ने भी आंखों से यहाँ मुझे देखा होगा तो यकीनन उस वक्त मैं यहाँ रही होंगी। उसके बाद लंदन जाकर एक दुल्हा लाने में कितनी देर लगती है? इस बात पर फिर सब हंसने लगे। मार्ली ने कहा, देखिए, सब आप पर हंस रहे हैं, बेतुकी बातें करके अपनी हंसी ना उड़ाएं, और अब मुझे जाने दें, मैं बहुत थकी हुई हूँ। मैं और सोनिया मार्ली और उसके खास बॉडीगार्ड्स के अंदर मौजूद थे। कोबरा ख्याल ख्वानी के ज़रिए किसी को अलाकार बनाकर कुछ भी कर सकता था। कोबरा वहाँ ख्याल ख्वानी के ज़रिए मौजूद था, लेकिन अब बहुत मोहतात हो गया था। खामोश रहकर मालूम कर रहा था कि मार्ली हांगकांग में कब तक रहेगी और कब अपने जजीरे में जाएगी। उस वक्त हार्वे ने बड़ी जहानत से काम लिया। उसने सोचा, हम मार्ली और जिम काफ की आमद पर उसके पास मसरूफ़ रहेंगे, बायरन टोड वगैरह जैसे मामूलों को फिल वक्त नज़रअंदाज करेंगे। वाकई उसने दुरुस्त सोचा। मैंने और सोनिया ने उन्हें नज़रअंदाज कर दिया था। उसने बायरन टोड के अंदर पहुंचकर मुख्तसर सा तनवीमी अमल किया, उसके दिमाग को लॉक किया, फिर हुक्म दिया, तुम सिर्फ आधे घंटे तक तनवीमी नींद पूरी करोगे, फिर बेदार होते ही ये रिहाइश का छोड़कर दूसरी जगह चले जाओगे। फिर उसने बेकर, ब्राइट, साइमन और आंद्रे पर भी ऐसा ही मुख्तसर सा तनवीमी अमल किया। उनके दिमागों को भी लॉक किया। फिर उन्हें भी रिहाइश गाहें तब्दील करने का हुक्म देकर दिमागी तौर पर हाजिर हो गया। उसे अपनी और बायरन टोड की बीवी पर भरोसा नहीं था। ये समझ में आने वाली बात थी कि हमने उन्हें भी आलाकार बनाया होगा, लिहाजा उसने उन 2 औरतों के दिमागों को भी लॉक कर दिया। हमने उन्हें मामूल बनाकर हार्वे को बड़े मसाइल में उलझा दिया था। अब उनकी जितनी भी दौलत और जायदाद, शानदार बंगले और जितने भी हवाई जहाज़ और हेलीकॉप्टर थे, उन्हें वो इस्तेमाल नहीं कर सकते थे।
यही शुबा होता कि हमारी टेलीपैथी जानने वाले उनकी तमाम इमलाक तक पहुँचे हुए हैं और उन इमलाक के मुंतजमीन को अपना आलाकार बनाया है। वो अपने हेलीकॉप्टर्स और जहाज़ों को चलाने वाले मातहतों पर भी भरोसा नहीं कर सकते थे। उनके सामने यही एक रास्ता रह गया था कि तमाम इमलाक को फ़रोख्त कर दिया जाए। अंडरवर्ल्ड में उनके जितने राजदार और फरमा बरदार थे उन सब की छुट्टी कर दी जाए। वो बड़ा नुकसान उठा रहे थे और बड़ी पेचीदगियों से गुजरने वाले थे। उधर जिम काफ ने अखबारात वालों को बयान देते हुए कहा था, मैं माली के साथ जजीरा लिन ताओ में ज़िंदगी गुजारने आया हूँ। मैंने सुना है कि कई मुल्क के स्मगलर्स और अंडरवर्ल्ड वाले मेरी वाइफ को परेशान करते हैं। उन्हें मालूम होना चाहिए कि अब मैं उस जजीरे और किले का मालिक हूँ। उन्हें रोटियाँ हजम नहीं हो रही हैं तो वो मुझसे बातें करें, मुझसे मामला तय करें। मेरे बयान के मुताबिक मेरे फ़ोन नंबर्स शाया किए जाएँ, मैं उनका इंतज़ार करूँगा। उसने अखबार वालों को अपने फ़ोन और फैक्स नंबर्स नोट करवा दिए। हुकूमत के तमाम ओहदेदारों ने मार्ली और जिम काफ का इस्तकबाल किया था। मेहमान नवाजी के लिए एक मारूफ और महंगे होटल में उनके लिए एक स्वीट रिजर्व कराया था। जब वो अपने स्वीट में आए तो जिम काफ के मोबाइल का बजर सुनाई दिया। उसने इसे ऑन करके कान से लगाया, फिर कहा, हेलो। दूसरी तरफ से किसी ने कहा, यहाँ सभी तुम्हें खुश आमदीद कह रहे हैं लेकिन मैं नहीं कहूँगा। अच्छा, तुम उनमें से हो जो मेरी आमद से परेशान हो रहे हो। तुम्हें क्या तकलीफ़ है? तकलीफ़ मुझे नहीं, तुम्हें होने वाली है। अगर चाहते हो कि ज़िंदा सलामत रहो और हंसते खेलते ज़िंदगी गुजारो तो मार्ली के असूलों पर ना चलो। तुम मुझसे ज़्यादा समझदार हो। समझौते और दोस्ती के रास्ते हमवार करो। मैं यही करने आया हूँ। दुश्मनी सिर्फ मुझे नहीं, तुम सबको भी महंगी पड़ेगी। लिहाजा महंगा सौदा ना तुम करो ना मैं करूँगा। बाय द वे, तुम कौन हो? मार्ली ने अब तक मुझे दुश्मन बनाया हुआ है, अभी दुश्मन ही समझो। दोस्ती होगी तो नाम, पता और ठिकाना सब मालूम हो जाएगा। यानी मर्द नहीं हो, मेरी तरह खुलकर सामने नहीं आओगे। मैं मर्द भी हूँ, ज़बरदस्त भी हूँ। जब सामने आऊँगा तो तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। इस दावे में ज़रा भी सच्चाई है तो सामने आकर मेरे होश उड़ाओ। पहले तुम हमारे मुतालबात तस्लीम करोगे, दोस्ती करोगे, फिर तुम्हारे सामने आऊँगा। मैं पर्दे में रहने वालों से दोस्ती नहीं करता। पहले सामने आओ और ना आना चाहो तो दोबारा फ़ोन पर मेरा वक्त बर्बाद ना करना। उसने अपना फ़ोन बंद कर दिया। फिर मार्ली से पूछा, तुम्हारा क्या ख्याल है? ये कौन बोल रहा था? वो बोली, यहाँ नानाक का मेरा बदतरीन दुश्मन है, उसी ने फ़ोन किया होगा। जिम काफ ने कहा, वो ख्याल ख्वानी करने वाले बायरन टोड वगैरह भी तो हो सकते हैं, चूँकि मेरे दिमाग में नहीं आ सकते इसलिए फ़ोन पर रब्ता किया होगा। जिम काफ एक सोफ़े पर बैठ गया। माली उसके पास आकर बैठ गई। वो कुछ कहना चाहती थी। वो बोला, प्लीज़ थोड़ी देर खामोश रहो, मैं इस अहम मसले पर गौर कर रहा हूँ। वो बोली, तुम अक्सर यही कहते हो, कुछ सोचने से पहले कहते हो कि मैं तुम्हें डिस्टर्ब ना करूँ। ऐसा लगता है कि ख्याल ख्वानी करते रहते हो और मेरी मुदाखलत पसंद नहीं करते हो। मार्ली, मैं तुमसे कुछ नहीं छुपाऊंगा, तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। प्लीज़ अभी खामोश रहो। मैं मार्ली के अंदर था। उसकी बातें सुनकर समझ गया कि अननोन उसके अंदर पहुंचा हुआ है, उससे बातें करना चाहता है। अननोन की मौजूदगी में वो मेरी सोच की लहरों को महसूस नहीं कर सकता था। मैं उसके अंदर पहुंच गया। वाकई अननोन उसके अंदर था। उससे कह रहा था, मेरी बातें याद रखा करो। मैंने कहा था, तुम हांगकांग पहुंचकर ये मालूम करोगे कि फरहाद अब तक वहाँ मौजूद है या नहीं। अगर नहीं है तो मार्ली के दिमाग में छुपकर तुम पर नज़र रखता होगा। जिम काफ ने कहा, तुम मार्ली के अंदर भी जाते हो क्या? उसके चोर ख्यालात से फरहाद के बारे में मालूमात हासिल नहीं कर सकते? मार्ली के अंदर हमेशा खामोशी रहती है। मैंने कभी किसी को बोलते हुए सुना नहीं। फरहाद बहुत चालाक है, वो उसके अंदर आकर खामोश रहता होगा। तुम मार्ली से कहो कि वो फ़ोन, फैक्स और ईमेल के ज़रिए किसी तरह उससे रब्ता करे, उससे पहले जैसी दोस्ती करे। तुम भी उससे दोस्ती करो। तुम दोनों से बराबर उसका रब्ता रहेगा तो मैं उसकी बातें सुनता रहूँगा, बातों से बहुत कुछ मालूम करने की कोशिशें करता रहूँगा। वो आज नहीं तो कल तुम्हारा ज़बरदस्त मुखालिफ बनने वाला है। तुम गलत समझ रहे हो। वो मार्ली का हमदर्द है। तुम उसके चोर ख्यालात पढ़कर मालूम कर चुके हो कि उसने मार्ली के साथ एक रात भी नहीं गुजारी। इससे साफ जाहिर है कि वो हवस परस्ती और दौलत परस्ती के लिए मार्ली के करीब नहीं रहा था। और तुम कहते हो कि ऐसा शख्स मेरी मुखालफत करने वाला है। तुम जजीरे में पहुंचकर मार्ली के असूलों के खिलाफ दुश्मनों से सौदेबाजी करोगे और जजीरे के हुक्मरान बनोगे तो फरहाद मार्ली की हमायत और तुम्हारी मुखालफत करेगा। मैं मार्ली के असूलों के खिलाफ कोई काम नहीं करूँगा। ऐसे सख्त असूल मुझे भी पसंद हैं। क्या तुम सारी ज़िंदगी मार्ली से चिपक कर रहोगे? मैं हमेशा नया हुस्न शबाब चाहता हूँ। अब मैं मार्ली से बेजार हो गया हूँ। इसके किले में पहुँच कर इसे इस तरह हलाक करो कि कोई तुम पर शुबा ना करे। फरहाद भी यही समझे कि टेलीपैथी जानने वाले दुश्मनों ने उसे हलाक किया है। मिस्टर अननोन, ये तुम मेरे असूलों के खिलाफ बोल रहे हो। मार्ली जुराइम की दुनिया की बहुत ही मंजी हुई तजुर्बेकार औरत है। इस इलाके में मेरे तजुर्बात से ज़्यादा उसके तजुर्बात काम आएंगे। वो मेरी बेहतरीन लाइफ और बिजनेस पार्टनर बनकर रहेगी। तुम आइंदा उसके खिलाफ एक लफ्ज़ भी नहीं बोलोगे। मैं एक बात जानता हूँ, मुझे नया हुस्न और जरखेज़ बदन चाहिए। तुम किले में दूसरी हसीनाओं के साथ वक्त गुजारोगे तो मार्ली एतराज़ करेगी, तुमसे झगड़ा करेगी। इससे पहले कि वह तुम्हारी मुखालफत करे और तुम्हें जानी नुकसान पहुँचाए, तुम्हें ऐसी खतरनाक औरत को अपने रास्ते से हटा देना चाहिए। मैं तुम्हें मना कर रहा हूँ और तुम फिर उसके खिलाफ बोल रहे हो। तुम हसीन और नौखेज़ दोशीज़ाएँ चाहते हो। मैं तुम्हारी मुतालबात पूरे किया करूँगा, मार्ली को राज़ी करूँगा। वो मेरी अय्याशी पर एतराज़ नहीं करेगी। अक्ल की बात करो अननोन।
इस तरह मैं माली और फरहाद दोनों को दोस्त बनाकर रखूंगा। अंडरवर्ल्ड में मुझे क्या करना चाहिए ये तुम मुझसे ज़्यादा नहीं जानते हो। मैं तुमसे ज़्यादा जानता हूँ। तुम ये नहीं जानते कि मैं जुराइम की दुनिया का बहुत पुराना खिलाड़ी हूँ। तुम यहाँ अंडरवर्ल्ड के तीनों गॉडफादर्स को ख़त्म करके पूरे जनूबी चाइना पर हुक्मरानी करने आए हो। यही मेरा भी इरादा है। मैं दूसरे सेहतमंद और तगड़े जवानों के जरिए भी हसीन दोशीज़ाओं को हासिल कर सकता हूँ, लेकिन दूसरे तीसरे जवानों के अंदर जाने से मेरी हवस परस्ती छुपी नहीं रहेगी। तुमसे दो फ़ायदे हैं, एक तो मेरी हवस पूरी होती रहेगी, दूसरा ये कि तुम अंडरवर्ल्ड के शैतानों से निमटना जानते हो। मैं तुम्हारे ज़रिए यहाँ हुकूमत करता रहूँगा। और गॉड, तुम्हारे इरादे तो बहुत ख़तरनाक हैं। तुमने मुझे पहले नहीं बताया। मेरे साथ माली को जरिया बनाकर यहाँ तक आए हो। खुद को हवस परस्त ज़ाहिर करके मुझे अब तक धोखा देते रहे हो। मैं धोखा नहीं दे रहा हूँ। तुम यहाँ कामयाब होने के बाद हुकूमत करते रहोगे और मैं तुम्हारे दिमाग में रहकर हुक्मरानी करता रहूँगा। तुम्हें टेलीपैथी जाने वाले दुश्मनों से महफूज रखूँगा और नानाक्का जैसे आम दुश्मनों को चुटकियों में मसलता रहूँगा। मेरे एहसानात को समझो। पूरे इलाके में तुम्हारी दहशत तारी रहेगी। जिम काफ परेशान होकर सोचने लगा, ये मेरे दिमाग पर हुक्मरानी करेगा, अपनी मनमानी करेगा। इसकी ज़्यादा मुखालफत करूंगा तो ये टेलीपैथी के जरिए मुझे हलाक करके मेरी जगह कोई दूसरा लकार ले आएगा। इसने मेरी ज़िंदगी का आखिरी सांस अपनी मुट्ठी में ले रखा है, जब चाहेगा आखिरी सांस छीन लेगा। अन्नाउन ने हंसते हुए कहा, तुम मेरे खिलाफ सोच रहे हो मगर दुरुस्त तो सोच रहे हो। मेरी मुखालफत करोगे तो ना घर के रहोगे ना घाट के। लंदन भी वापस नहीं जा सकोगे। अभी मैं दोस्त हूँ, मेहरबान हूँ। मेरी दोस्ती और मेहरबानी से फ़ायदा उठाओ। अब मैं अपना फ़ायदा नहीं देखूंगा। अपनी सलामती के लिए तुम्हें दोस्त बनाए रखूंगा। शाबाश, समझदारी से काम करते रहो। माली से कहो किसी तरह फरहाद से रब्ता करे। रब्ता होने पर तुम फरहाद से दोस्ती करो। मैं उन दोनों की तमाम गुफ्तगू सुन रहा था। उसने माली से कहा, फरहाद तुम्हारा बेहतरीन दोस्त है। वो तुम्हें शादी की मुबारकबाद देने नहीं आया है। तुम्हें उससे रब्ता करना चाहिए। वो बोली, रब्ता करने की ज़रूरत नहीं है। अभी वो 1 मिनट के लिए मेरे पास आया था। उसने मुझे मुबारकबाद दी है। मुझसे कहा है कि मेरे करीब ही है। जब इत्मीनान हो जाएगा कि कोई ख़तरा नहीं है तो वो हमसे मिलने आएगा। मैं बेचैनी से इंतज़ार करूँगा। मिस्टर फरहाद जैसा साथी हमारे साथ रहेगा तो हम जाने अनजाने दुश्मनों से बासानी निमट सकेंगे। तुम इतनी देर से खामोश रहकर मुझे बोर कर रहे हो। क्या मैं दीवारों से बातें करती रहूं? आखिर तुम इतनी देर तक क्या सोचते रहते हो? यहाँ एक नहीं कई दुश्मन है। उनसे निमटने के लिए प्लानिंग करता रहता हूँ, फिर इस प्लानिंग में तब्दीलियाँ करता रहता हूँ। लंच का वक्त हो गया था। उन्होंने लंच का ऑर्डर दिया। वो सी स्वीट में खाना चाहते थे। बाहर जाना मुनासिब नहीं समझते थे। रूम सर्विस वाला वेटर एक कद्दे आवर जवान था। मैंने उसके दिमाग पर कब्जा जमा लिया। वो खाने की बड़ी सी ट्रॉली लेकर उनके स्वीट में आया। जिम काफ ने कहा, खाने की डिशें डाइनिंग टेबल पर रखो और खाने के दौरान मैं यहाँ हाजिर हो। मैंने वेटर के जरिए कहा, सॉरी मैं इस होटल का मुलाजिम नहीं हूँ, फरहाद अली तैमूर हूँ। दोनों ने उसे चौंक कर देखा। माली खुशी से उठकर खड़ी हो गई। मेरे पास आकर मेरे बाजू को थाम कर जिम काफ की तरफ इशारा करती हुई बोली, ये हैं मिस्टर जेम्स काफमैन, यानी जिम काफ। मेरे हस्बैंड तुमसे मिलने के लिए बहुत बेचैन है। जिम काफ ने मेरे पास आकर बड़ी गर्मजोशी से मुसाफिया किया। मैंने उसे शादी की मुबारकबाद दी और कहा, तुम्हारी दुल्हन बहुत खूबसूरत है मगर बहुत ख़तरनाक है। खतरात से खेलती रहती है। अब तुम्हारी ज़िंदगी भी ऐसे ही खेलों में गुजरेगी। वो बोला, आप जैसा दोस्त और मेहरबान हो तो हम किसी खतरे को खातिर में नहीं लाएंगे। मार्ली ने एक खाली प्लेट और डिश उठाकर मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा, तुम्हारे साथ लंच करके बहुत खुशी हुई। बहुत से मसाइल पर गुफ्तगू करनी है। तुम मेरे तमाम मसाइल से वाकिफ़ हो। मेरी समझ में नहीं आता मैं उनसे कैसे निपटूं, तुम पर कितना बोझ डालूं। हम सब खाने लगे। मैंने कहा, जब तुमसे दोस्ती नहीं हुई थी तब भी तुम्हारे दुश्मन मेरे दुश्मन थे और अब भी हैं। मैं तो अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए तुम पर होने वाले हमलों को नाकाम बनाता रहूँगा। ऐसे वक्त तो सोनिया जिम काफ के दिमाग में पहुंची हुई थी। ये यकीनी बात थी कि मेरी अचानक मौजूदगी ने अन्नोन को चौंका दिया होगा और वो जिम काफ के अंदर रहकर मेरी बातें सुनेगा और मेरी स्टडी करता रहेगा। उसने जिम काफ से कहा, फरहाद से पूछो इस शहर में कहाँ रहता है। उसने मुझसे पूछा, आप यहाँ किस जगह रहती हैं? मैंने मुस्कुराकर कहा, कोई टेलीपैथी जाने वाला अपनी खुफिया रिहाइशगाह के बारे में नहीं बताता। वो बोला, मुझे ये पूछना नहीं चाहिए था। दरअसल मैं ये कहना चाहता था कि आप तन्हा ना रहें। कल हम जजीरा लिंताओ जा रहे हैं। आप हमारे साथ किले में रहा करें। मैं तो तुम दोनों को शादी की मुबारकबाद देने के लिए जिस्मानी तौर पर यहाँ आ गया हूँ। जल्दी यहाँ से जाकर गुम हो जाऊँगा। तुम दोनों के साथ ख्याल ख्वानी के जरिए किले में मौजूद रहूँगा। जिम काफ ने अननोन की मर्जी के मुताबिक कहा, आप इससे पहले माली के साथ जिस्मानी तौर पर किले में रह चुके हैं। वहाँ रहकर दुश्मनों को मुँह तोड़ जवाब दिया है। वहाँ रहकर दुश्मनों से निमटने के लिए आपको बहुत सी सहूलतें हासिल होती रहेंगी। मैंने हंसते हुए पूछा, मिस्टर जिम काफ तुम मुझे अपने साथ ले जाने की ज़िद क्यों कर रहे हो? वो हिचकिचाते हुए बोला, मैं ज़िद नहीं कर रहा हूँ। मेरे अंदर ये ख्वाहिश पैदा हो रही है कि आप हमारे साथ चल कर रहें। मेरा ख्याल है मार्ली की भी यही ख्वाहिश है। वो बोली, मैं ऐसी ख्वाहिश नहीं करूँगी जिससे फरहाद को नुकसान पहुँचे। मैंने कहा, मिस्टर जिम काफ सिर्फ तुम्हारे अंदर यह ख्वाहिश पैदा हो रही है। मेरा तजुर्बा कह रहा है कि कोई तुम्हारे अंदर यह ख्वाहिश पैदा कर रहा है। उसने तुम्हारे ज़रिए ये मालूम करना चाहा था कि मैं शहर में कहाँ रहता हूँ। तुम सच बताओ
क्या तुम्हारे अंदर ऐसा नहीं हो रहा है? इस बार सोनिया ने उसे बोलने पर मजबूर किया। वो बोला, हाँ, मेरे दिमाग में ऐसा सवाल पैदा हुआ था कि आप कहाँ रहती हैं। फिर मैं आपको अपने साथ जजीरे में ले जाने की जिद कर रहा हूँ। मैं कुछ उलझा हुआ हूँ। सॉरी टू से, यहाँ कोई गड़बड़ है। मिस्टर जिम, तुम नहीं समझोगे मगर मैं समझ रहा हूँ। मेरा कोई दुश्मन तुम्हारे अंदर पहुँचा हुआ है। मैं खाना छोड़कर खड़ा हो गया। वो बोला, नहीं, मेरे अंदर कोई नहीं है। मैं योगा का माहिर हूँ। कोई मेरे अंदर नहीं आ सकता। प्लीज़ आप इस मुलाकात को मुख्तसर ना करें। मुझे अफसोस है, मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ। दुश्मन ऐसी चालें चलते हैं। तुम टेलीपैथी के हथकंडों को नहीं समझोगे। यहाँ मेरे लिए खतरा पैदा हो गया है। मुझे जाना ही होगा। मुझसे पहले अननोन वहाँ से जा चुका था। उसने होटल के मैनेजर के ज़रिए वहाँ के मुसल्ला गार्ड की आवाज़ सुनी, फिर उसके दिमाग पर कब्जा जमा कर उसे दौड़ाता हुआ लिफ्ट की तरफ ले गया। वहाँ की एक लिफ्ट ऊपर जा रही थी, दूसरी लिफ्ट नीचे आ रही थी। अननोन के हिसाब के मुताबिक मुझे नीचे आने वाली लिफ्ट में होना चाहिए था, लेकिन उस लिफ्ट से 2 औरतें बाहर आईं। वो समझ गया कि मैं इमरजेंसी सीढ़ियों से उतरकर वहाँ से फ़रार हो रहा हूँ। वो उस गार्ड को दौड़ाता हुआ उन सीढ़ियों के पास ले गया। इमरजेंसी एग्जिट दरवाजे को खोलकर देखा। बाहर वो नौजवान होटल का मुलाजिम जा रहा था। अननोन ने उसे होटल की वर्दी से पहचाना, फिर मुखातिब किया, रुक जाओ, तुम अभी स्वीट नंबर 7 में लंच लेकर गए थे। उसने कहा, हाँ, अभी वो खा रही हैं, मैं ज़रा काम से जा रहा हूँ। मुसल्ला गार्ड ने अननोन की मर्ज़ी के मुताबिक एक लम्हा भी ज़ाया के बगैर उस पर गोली चलाई। मैं उसके अंदर था। उस बेगुनाह को ऐसी मौत से बचाना चाहता था। मैं छलांग लगाकर एक दीवार की आड़ में चला गया। फिर उस गार्ड के दिमाग में पहुंचकर बोला, मिस्टर अननोन, मैंने यह चाल चलकर तुम्हें ज़ाहिर होने पर मजबूर किया है। तुमने इस गार्ड की आवाज़ सुनाकर गलती की है। मैं भी इसके अंदर पहुंच गया हूँ। इसे गोली चलाने नहीं दूंगा। उधर वह मुलाजिम फायरिंग से दहशत ज़दा होकर छुपता हुआ कहीं भाग गया था। ऐसे वक्त अननोन मेरी बातों में उलझा हुआ था। मैंने कहा, जिसे तुम हलाक करना चाहते थे वह सचमुच होटल का मुलाजिम था। सांप जा चुका है, तुम लकीर पीटते रहो और इस बात पर गौर करते रहो। मेरे दुश्मनों की फहरिस्त में तुम्हारा नाम दर्ज हो चुका है। आइंदा तुम अपनी नाकामियों का मातम करने वाले हो। वो झुंझलाकर जिम काफ के पास आया। उससे बोला, तुम्हारी गलतियों की वजह से उसे शुबा हो गया था कि मैं तुम्हारे अंदर मौजूद हूँ। वो यहाँ से जा रहा था। ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। मैंने होटल के बाहर उस पर कातिलाना हमला किया था, लेकिन वो कमबख्त बच निकला। अब वो मेरे लिए मुसीबत बनता रहेगा। ऐसा मेरी गलतियों की वजह से नहीं हुआ। तुमने जल्दबाजी में ये नहीं सोचा कि टेलीपैथी के पहाड़ से टकरा रहे हो। मुझे गुस्सा ना दिखाओ। तुम्हारी वजह से अब शायद फरहाद हमारी मदद के लिए नहीं आया करेगा। माली ने पूछा, तुम इतनी देर से सामने वाली दीवार को क्यों तक रहे हो? मुझे यकीन होता जा रहा है कि तुम टेलीपैथी जानते हो और अपनी ख्याल ख्वानी को मुझसे छुपाते रहते हो। माली, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर मैं टेलीपैथी जानता तो ये बात मिस्टर फरहाद से छुपी ना रहती। उन्होंने मेरे अंदर छुपे हुए एक शख्स को पकड़ लिया था। अब मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि वो शख्स मेरे अंदर आता रहता है। मैं बहुत मजबूर हो गया हूँ, उसका गुलाम बन गया हूँ। तुम इस कदर मजबूर हो और अब मुझे बता रहे हो। मैं फरहाद से कहूँगी तो वह तुम्हारे अंदर के दुश्मन को मार भगा देगा। तुम फिक्र न करो। अन्नू ने कहा, चुड़ैल की बच्ची, तू फरहाद से क्या कहेगी? मैं तुझे कहने के काबिल नहीं छोड़ूंगा। तुझे हिप्नोटाइज करके तेरे दिमाग को लॉक कर दूंगा। वो बोली, फरहाद यहाँ से जिस्मानी तौर पर गया है। मुझे यकीन है कि वो ख्याल ख्वानी के जरिए मौजूद है। तो मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकोगे। इतनी अकल मुझ में भी है, लेकिन वो 24 घंटे तुम्हारी निगरानी नहीं करेगा। मैं किसी वक्त मौका पाकर तुम्हें अपनी मामूला और कनीज़ बना लूँगा। उसे तुम्हारे दिमाग में पहुँचने नहीं दूंगा। फिर उसने जिम काफ से कहा, दोपहर हो चुकी है, तुम शाम तक माली को लेकर जजीरे में चले जाओ। मैं वहाँ माली और फरहाद दोनों से निमट लूँगा। अननोन, यूँ ज़बरदस्ती ना करो। हमें कल तक यहाँ रहने दो। तुम गुस्से में हो, फिर भी समझा रहा हूँ। फरहाद से दुश्मनी ना करो, उससे दोस्ती करो। मुझे क्या करना है ये मैं अच्छी तरह जानता हूँ। मुझे फरहाद के मुकाबले में तनहा ना समझो। जब उसे मेरी हिस्ट्री मालूम होगी तो उसके होश उड़ जाएंगे। मैं जा रहा हूँ। अचानक उस पर ऐसा हमला करूँगा कि वो बच नहीं पाएगा। अगर बचेगा तब भी शर्मिंदगी उठाएगा। उसकी तवक्को के खिलाफ उसे बहुत बड़ा नुकसान पहुँच चुका होगा। मैं जा रहा हूँ, मगर तुम दोनों के पास आता जाता रहूँगा। जिम काफ के अंदर खामोशी छा गई। उसने मुझे मुखातिब किया, मिस्टर फरहाद, क्या आप मौजूद हैं? मैंने जवाब नहीं दिया। यह अच्छी तरह समझ रहा था कि अननोन वहाँ खामोशी से मौजूद है। यह उसके लिए बहुत बड़ा मसला पैदा हो गया था कि वो कब तक जिम काफ और माली के दिमागों में आता जाता रहेगा। हम अभी उसकी पूरी हिस्ट्री नहीं जानते थे। हो सकता है उसके साथ कुछ और टेलीपैथी जानने वाले हों। वो सब बारी बारी आकर हमें उनके दिमागों को लॉक करने का मौका नहीं देंगे। लेकिन हमारे पास तो टेलीपैथी जानने वाले सुरागरसानों की फ़ौज थी। हम उसकी मजबूरियों से खेल सकते थे। उसे जिम और मार्ली के दिमागों में कई तरह से नाकाम बना सकते थे। मैंने मार्ली की सोच में उसे तसल्लियाँ दी। वो जिम काफ से बोली, तुम खुद को मजबूर ना समझो। फरहाद हमारे साथ है, वो तुम्हें किसी का गुलाम बनने नहीं देगा। मिस्टर फरहाद कब तक हमारी हिफाजत करते रहेंगे? अननोन मौके की तलाश में रहेगा। किसी वक्त भी हमें दिमागी तकलीफ में मुब्तला कर सकता है, हमारी जान भी ले सकता है। क्या वो अननोन अभी तुम्हारे अंदर है? अगर है तो तुम्हें नुकसान क्यों नहीं पहुंचा रहा है? वो जानता है कि फरहाद अभी उसे ऐसा करने नहीं देगा, और फरहाद जानता है कि ऐसे दुश्मनों से किस तरह निपटा जाता है।
मैंने और सोनिया ने अपने माते तो सुराग रसानों को हदायत दी कि वो मार्ली और जिम काफ के दिमागों में मुसलसल मौजूद रहें और मौका मिलते ही मुख्तसर सा तनवीमी अमल करके उनके दिमागों को लॉक कर दें। सोनिया ने कहा, मार्ली और जिम काफ के यहाँ पहुँचते ही दुश्मन अपनी सरगर्मियाँ दिखाने लगे हैं। सबसे पहले कोबरा ने फ़ोन के जरिए जिम काफ से रब्ता किया था। अगरचे उसने अपना नाम नहीं बताया, लेकिन मैं उसका लबो लहजा और अंदाज समझती हूँ। मैंने कहा, और उस अननाउन से तवक्को नहीं थी कि इतनी जल्दी अपनी असलियत दिखाएगा। ये भी बदतरीन दुश्मन साबित हो रहा है। दुश्मनों की तादाद कम होनी चाहिए, मगर बढ़ती जा रही है। हम कम करने की कोशिशें कर रहे हैं। बायरन टोड वगैरह को तो ठंडा ही कर दिया है, बस एक हार्वे रह गया। ऐसा लगता है कि वो मोहतात हो गया है, इसीलिए कहीं रूपोश हो गया है। हमने कल से बायरन टोड वगैरह की खबर नहीं ली है, उन्हें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। आओ चलें, अभी उनकी खबर लेते हैं। हमने ख्याल ख्वानी की परवाज़ की। बायरन टोड के अंदर पहुंचना चाहा तो उसने सांस रोक ली। सोनिया ने कहा, यह हाथ से निकल चुका है, अब इसके दूसरे साथियों की खबर लो। बेकर ब्राइट, साइमन और आंद्रे की खबर ली गई। उन्होंने भी हमारी सोच की लहरों को अपने अंदर आने से रोक दिया। सोनिया ने कहा, यह तो गीले साबुन की तरह हाथ से फिसल गए हैं। हम दुश्मनों की तादाद कम करना चाहते थे, लेकिन तादाद फिर बढ़ गई है। हार्वे ने हमारी गफलत से फ़ायदा उठाया है। अब ये टेलीपैथी जानने वाले फिर से मुनज़्ज़म होकर मसाइल पैदा करेंगे। टेलीपैथी की दुनिया में यही होता है। आज जो कामयाबियाँ हासिल होती हैं वो कल नाकामियों में बदल जाती हैं, फिर वही नाकामियाँ अगली कामयाबियों का रास्ता दिखाती हैं। कोबरा पहली बार सोनिया के मुकाबले में आकर ये समझ गया था कि आइंदा उसे बराह रास्त सोनिया से या किसी भी दुश्मन से रब्ता नहीं करना चाहिए। उसने जिम काफ से फ़ोन पर रब्ता किया था, लेकिन अपना नाम नहीं बताया। इसके बावजूद हम समझ गए थे कि टेलीफोन पर बोलने वाला कोबरा ही है। वो दूसरी बार नानाका को अपना मामूल बना चुका था। उसने उसे हुक्म दिया, आइंदा वो मार्ली और जिम काफ को चैलेंज करेगा, उन दोनों को मजबूर करेगा कि वो ये इलाका छोड़कर चले जाएं। मार्ली जिम काफ के साथ लंदन चली जाएगी तो उससे कभी दुश्मनी नहीं की जाएगी। नानाका ने फ़ोन के जरिए जिम काफ से रब्ता किया और कहा, मैं नानाका बोल रहा हूँ। जिम काफ ने कहा, मैं जब से यहाँ आया हूँ किसी दोस्त ने मुझसे फ़ोन पर गुफ्तगू नहीं की। अब तुम अपने अंदाज में मुझे चैलेंज करोगे, ये बताओगे कि इस इलाके में तुम कितने ताकतवर और नाकाबिले शिकस्त हो। मैं ऐसी बातें सुन सुनकर बेजार हो गया हूँ। हो सके तो कोई नई बात करो। दो दुश्मन अपनी सलामती के पेश नज़र एक दूसरे के रूबरू नहीं आते। नई बात यह है कि मैं तुमसे मुलाकात करना चाहता हूँ। वाकई नई बात कह रहे हो? बाय द वे, क्यों मिलना चाहते हो? क्या इरादे हैं? अगर तुम यहाँ अंडरवर्ल्ड के गॉडफादर बनने आए हो तो मैं तुम्हें समझाऊंगा कि ये तुम्हारा बचकाना ख्वाब है। तुम्हें मार्ली के साथ वापस लंदन जाना चाहिए। तुम रूबरू मुलाकात करने से पहले ऐसे नेक मशवरे दे रहे हो, फिर रूबरू मुलाकात की कोई अहमियत तो नहीं रही। और जो कुछ उगलना है इसी फ़ोन से उगल दो। तंजिया अंदाज में ना बोलो। कभी दुश्मन भी नेक मशवरे देते हैं। तुम्हें अंदाज़ा नहीं है कि यहाँ तुम्हारे कितने अनजाने दुश्मन हैं। मैं उन सब से मुख्तलिफ हूँ, इसलिए समझा रहा हूँ। हांगकांग से आगे मार्ली के जजीरे लिनताओ में न जाना। वहाँ कदम कदम पर टेलीपैथी की सुरंगें बिछाई गई हैं। जहाँ कदम रखोगे वहाँ धमाके से तुम्हारे चीथड़े उड़ जाएंगे। तुम वाकई दूसरे दुश्मनों से मुख्तलिफ हो। मुझ पर मेहरबान हो। मुझे पेश आने वाले खतरात से आगाह कर रहे हो। मैं नहीं चाहता कि कदम कदम पर धमाके हों और मेरे चीथड़े उड़ जाएं। तुमने मुझे खौफजदा कर दिया। मैं खौफ से थर थर काँप रहा हूँ। तुम्हारी ख्वाहिश के मुताबिक मैं दहशतज़दा हो गया हूँ। अब और क्या चाहते हो? क्या और कुछ कहने के लिए रह गया है? हाँ, हमारी मुलाकात रह गई है। कल सुबह 10 बजे एयरपोर्ट में मुझसे मिलो। लंदन जाने वाली फ़्लाइट में तुम्हारी और मार्ली की 2 सीटें होंगी। मैं तुम्हारी रवानगी के इंतजामात कर चुका हूँ। जिम काफ ने कहा, मैं भी कल की फ़्लाइट में तुम तीनों गॉडफादर्स के लिए सीटें रिजर्व करवाऊंगा। वहीं एयरपोर्ट में फ़ैसला हो जाएगा कि इस इलाके से किसका दाना पानी उठ रहा है। जिम काफ, मैं तुम्हें कल की एक बात समझाता हूँ। दरअसल मेरे और तुम्हारे दरमियान मुकाबला नहीं है। मेरे और तुम्हारे पीछे बेशुमार टेलीपैथी जाने वाले हैं। वो एयरपोर्ट में अपनी अपनी ख़तरनाक सलाहियतों का मुजाहरा करेंगे और हम दोनों उनके निशाने पर रहेंगे। तुम्हारे टेलीपैथी जाने वाले कामयाब होंगे तो मैं मरूंगा। मेरे वाले कामयाब होंगे तो तुम मार्ली के साथ फना हो जाओगे। किसी टेलीपैथी जाने वाले का कुछ नहीं बिगड़ेगा। हम में से कोई अपनी जान से जाएगा। बेशक तुम बड़ी दानिशमंदी से बोल रहे हो, मगर दानिशमंदी से खुद ही नहीं समझ रहे हो। अगर समझ रहे होते तो मुझसे रूबरू मुलाकात करने की बात ना करते। हमारी मुलाकात का नतीजा यही होगा, हम टेलीपैथी जाने वालों के खेल में मारे जाएंगे। तुम यहाँ रहोगे तब भी मौत का यह खेल जारी रहेगा। यही बात मैं तुमसे कहता हूँ। अगर तुम तीनों गॉडफादर्स यहाँ से दफ़ा हो जाओगे तो मौत का यह खेल बंद हो जाएगा। सोच लो, कल की फ़्लाइट से तुम तीनों को यहाँ से जाना है। मैं यहाँ सिर्फ रहने के लिए नहीं, अंडरवर्ल्ड में हुकूमत करने के लिए भी आया हूँ। तुम तीनों जब भी रूबरू आओगे, मैं एक लम्हा भी ज़ाया किए बगैर तुम सबको गोली मार दूंगा। उसने फ़ोन बंद कर दिया। हमारे माते तो उसके और मार्ली के दिमागों में मौजूद रहते थे। उन्होंने हमें बताया कि नानाका ने जिम काफ को चैलेंज किया था। सोनिया ने कहा, अब नानाका में दमखम नहीं रहा है। उसकी अपनी अलग हैसियत और अहमियत ख़त्म हो चुकी है। वो कोबरा का अलहकार बन चुका है। उसने कोबरा के हुक्म के मुताबिक जिम काफ को चैलेंज किया होगा। तुमने कोबरा को समझा दिया कि उसे मंजर-ए-आम पर नहीं आना चाहिए, लिहाजा वो नानाका के जरिए ही मार्ली और जिम काफ को ख़त्म करने या यहाँ से भगाने की कोशिश करेगा। सोनिया ने कहा, मौजूदा हालात में दुश्मनों के दरमियान हमारी क्या पोजीशन है, हम क्या खो रहे हैं और क्या पा रहे हैं।
हम बायरन टोड वगैरह को खो चुके हैं, उन्हें फिर से अपना दुश्मन बना चुके हैं। वो हमारे खिलाफ अचानक ही कोई कार्रवाई करेंगे। दूसरा दुश्मन कोबरा है, वो हमारी गिरफ्त से बाहर है, हमारी पहुंच से बहुत दूर है। वो मार्ली और जिम काफ को नुकसान पहुंचाएगा तो हम ज़्यादा से ज़्यादा ननाका और दोनों गॉडफादर्स को नुकसान पहुंचा सकेंगे, लेकिन कोबरा हमारी जवाबी कार्रवाई से महफूज रहेगा। सोनिया ने कहा, इसी तरह वो अननोन हमारी जवाबी कार्रवाइयों से महफूज रहेगा। हम ज़्यादा से ज़्यादा उसे जिम काफ और मार्ली के अंदर आने से रोक सकते हैं। उन रूपोश रहने वाले दुश्मनों को उनके बिल से बाहर निकालना बहुत ज़रूरी है। ऐसे वक्त हमारे एक मातियत ने आकर कहा, सर, हमने मार्ली और जिम काफ पर मुख्तसर सा तनवीमी अमल किया है, उनके दिमागों को लॉक किया है, फिर उनकी तनवीमी नींद पूरी होने तक उनके अंदर मौजूद रहे। इस दौरान में कोई दुश्मन उनके अंदर नहीं आया था। किसी ने हमारे तनवीमी अमल का तोड़ नहीं किया है। हम मुतमईन हैं, आप भी इत्मीनान कर लें। मैं और सोनिया उस मखसूस लबो लहजे के ज़रिए उनके दिमागों में गए जो उनके जहनों में नक्श किए गए थे। उन्होंने हमें महसूस नहीं किया। फिर मैंने अन्ना उनका लबो लहजा इख्तियार करके जिम काफ के अंदर पहुंचना चाहा तो उसने सांस रोक लिया। वाकई तनवीमी अमल कामयाब रहा था। कोरोना ने पहले जोसेफ विस्की और उसके बाद बडी रॉबर्ट को भी अपना मामूल बना लिया था। वह अच्छी खासी कामयाबियां हासिल कर रही थी। अभी उसे ये मालूम नहीं हुआ था कि वो बडी रॉबर्ट को मामूल बनाने में नाकाम रही है। इत्तफाक से बेजोन अपने दोस्त बडी रॉबर्ट के अंदर पहुंच गया था। उसने उसे कोरोना के तनवीमी अमल से निजात दिलाई थी। एक मखसूस लबो लहजे के ज़रिए उसके दिमाग को लॉक कर दिया था। आइंदा कोरोना उसके अंदर नहीं पहुंच सकती थी, लेकिन पारस पहुंच सकता था। वो बेजोन के मुख्तसर से तनवीमी अमल के दौरान में बडी रॉबर्ट के अंदर मौजूद रहा था। बेजोन ने जो खास लबो लहजा नक्श किया था, पारस उसके ज़रिए किसी वक्त भी बडी के अंदर पहुंच सकता था। बेजोन ने बडी से कहा, वह मुख्तसर सी तनवीमी नींद पूरी करते ही कोरोना के बंगले में चला जाए। अगर जाने का मौका ना मिले तो ये जाहिर करता रहे कि वो कोरोना का मामूल है, उसे फरेब देता रहे, फिर मौका पाते ही उसे ट्रैप कर ले। कोरोना ने बेडरूम में आकर बडी रॉबर्ट को देखा। वो बिस्तर पर बैठा हुआ था। वो मुस्कुरा कर बोली, तुम मुझे ट्रैप करने आए थे, लेकिन खुद ही गड्ढे में गिर पड़े हो। अब तुम यहाँ से वापस जाओगे, अपने साथियों को ये नहीं बताओगे कि मेरे मामूल बन चुके हो। वो कहना चाहती थी कि उसने जोसेफ विस्की को भी अपना मामूल बना रखा है, लेकिन पारस ने उसे ऐसा कहने नहीं दिया। अगर वो ये बात कह देती तो बडी और बेजोन के ज़रिए दूसरे तमाम साथियों को मालूम हो जाता कि जोसेफ विस्की उसका मामूल बना हुआ है और वो उसके ज़रिए उनके तमाम अहम राजों तक पहुँचती रहती है। पारस ने उसे रोक दिया, लेकिन वो फिर कभी ये कह सकती थी। पारस ने सोचा उसे यह हकीकत मालूम हो जाना चाहिए कि बडी पर उसका तनवीमी अमल नाकाम रहा है। आइंदा उसे बडी से दूर रहना चाहिए। बेजोन ने जो लबो लहजा नक्श किया था, पारस उसके ज़रिए बडी के अंदर पहुंच गया। वो उसकी मर्ज़ी के मुताबिक कहका लगाते हुए बोला, तुम खुद को बहुत चालाक समझती हो, लेकिन मैं तुमसे ज़्यादा चालाक हूँ। मैंने तुम्हारे तनवीमी अमल से अपना बचाव किया है। यकीन ना हो तो मेरे दिमाग में आकर देखो। पारस फ़ौरन ही उसके दिमाग से निकलकर कोरोना के पास आया। कोरोना ने बडी के अंदर पहुंचना चाहा तो नाकाम रही। वसते हुए बोला, अब मेरी बारी है, मैं तुम्हें शिकंजे में लेकर तुम पर अमल करूंगा। कोरोना अपनी नाकामी पर हैरान हो रही थी। पारस ने उसकी सोच में कहा, मैं इससे मुकाबला कर सकती हूँ, फिर इसे ज़ेर कर सकती हूँ, लेकिन ये भी मुझे ज़ेर कर सकता है। फ़िलहाल मुझे यहाँ से भागकर कहीं छुपकर इस पर हमला करना चाहिए। रूबरू मुकाबला करना नादानी होगी। ये सोचते ही वो बेडरूम से भागती हुई बंगले के मुख्तलिफ हिस्सों से गुजरती हुई पारस को आवाज़ें देती हुई बाहर चली गई। पारस ने बडी के दिमाग पर कब्जा जमाया, उसे बंगले के बाहर दूसरी तरफ ले गया ताकि वो कोरोना तक ना पहुंच सके। लेकिन कोरोना बाहर जाने के बाद दौड़ते हुए दूसरी तरफ बंगले के पीछे आ गई। वहाँ फिर बडी से सामना हो गया। वो गुस्से से बोला, मुझसे बचकर कहाँ जाओगी? मैं तुम्हें अपनी कनीज़ बना कर रखूँगा, तुम्हारी मक्कारी की सज़ा तुम्हें दूंगा। कोरोना ने अचानक ही घूमकर उसके मुंह पर एक किक मारी। वो मार खाकर ज़रा पीछे गया। फिर उसने जवाबी हमला किया, लेकिन वो कोरोना की तरह तेज़ व तर्रार फाइटर नहीं था। उसे मार खाने लगा। उसने इतनी पिटाई की कि वो ज़मीन पर गिर पड़ा। उसका दिमाग फिर कमज़ोर हो गया। कोरोना ने उसके अंदर पहुंचकर कहा, अब सांस रोको, मुझे अपने अंदर से भगाओ, लेकिन मुझसे भागकर कहीं नहीं जा सकोगे। ऐसे वक्त बेजोन अपने वादे के मुताबिक आ गया। उसने परेशान होकर पूछा, बडी ये क्या हो रहा है? वो हाँफते हुए बोला, तुमने मेरे दिमाग को लॉक किया था, लेकिन यह ख़तरनाक बला है, इसने फिर मुझे दिमागी तौर पर कमज़ोर बना दिया है। बेजोन ने उसके ज़रिए कहा, कोरोना तुम इसे मामूल नहीं बना सकोगी। हम कई टेलीपैथी जानने वाले हैं, इसकी हिफाजत करेंगे, तुम्हारे हर अमल का तोड़ करते रहेंगे। वो बोली, मैं मानती हूँ, तुम लोगों की मौजूदगी में इसे मामूल नहीं बना सकूंगी, लेकिन इसे दिमागी मरीज़ बनाकर रखूंगी। तुम कोशिशें करके देख लो, ये दिमागी तवानाई हासिल नहीं कर सकेगा। उसने कहते ही बडी के अंदर जलजला पैदा किया। वह तकलीफ़ की शिद्दत से चीखते हुए तड़पने लगा। बेजोन ने परेशान होकर अपने तमाम साथियों को बडी के अंदर बुलाया। वह सब उसकी दिमागी तकलीफ़ को दूर करने की कोशिशें करने लगे। जब तकलीफ़ ज़रा कम हुई तो सबने उसके दिमाग पर बड़ी मजबूती से कब्जा जमाया। बेजोन ने कहा, कोरोना तुम्हें यह दुश्मनी बहुत महंगी पड़ेगी। हम जानते हैं तुम तनहा हो, हमसे टकराने की हिम्मत ना करो। मैं तुम लोगों से टकराने नहीं आई हूँ। तुम्हारे ये बडी मुझे अपनी कनीज़ बनाने आया था, अब इसका अंजाम तुम सब देख रहे हो।
जो हो गया सो हो गया। अब तुम क्या करोगी? बड़ी को दिमागी मरीज बना कर रखोगी? तो इसके ज़रिए हम तुम्हारे पास पहुंच जाएंगे। तुम हमें रोकने के लिए इसके दिमाग को लॉक नहीं कर सकोगी। हम कभी ऐसा करने का मौका नहीं देंगे। तो मुझे ना समझाओ, मैं समझ रही हूँ कि आइंदा क्या हो सकता है। मैं नहीं चाहूँगी कि इसके ज़रिए तुम लोग मेरे साय तक भी पहुँच सको, लिहाजा मैं इसे यहाँ छोड़कर जा रही हूँ। जब तक मैं चली ना जाऊँ इसे ज़मीन से ना उठाना। ये उठेगा तो मैं फिर इसके अंदर जलजला पैदा करूँगी। तुम ऐसा करने से बाज रखोगे तो मैं इसे गोली मार कर चली जाऊँगी। हम वादा करते हैं ये यहाँ रहेगा, ज़मीन से नहीं उठेगा। जितनी जल्दी हो सके तुम यहाँ से चली जाओ। वो तेज़ी से चलती हुई बंगले के अंदर आई। पारस को देखकर बोली, तुम कहाँ चले गए थे? मैं टॉयलेट में था। मैंने तुम्हारी आवाज़ें सुनी थी मगर मैं टॉयलेट से जवाब नहीं दे सकता था। तुम इतनी मोहब्बत से क्यों पुकार रही थी? तुम पुकारने का अंदाज भी नहीं जानते हो। मैं परेशान होकर आवाज़ें दे रही थी। चलो फ़ौरन ज़रूरी सामान समेटो, हम अभी यहाँ से जा रहे हैं। वो अपने बेडरूम में आकर एक सफरी बैग में ज़रूरी सामान रखने लगी। पारस ने पूछा, इतना अच्छा मकान छोड़कर क्यों जा रही हो? मैं तुम्हें नहीं बता सकती। मेरे साथ चलना है तो चलो, वरना यहीं रहो। तुमने बेडरूम में सुला कर मेरी आदत ख़राब कर दी है। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकूँगा। वह भी एक बैग में अपना ज़रूरी सामान रखने लगा। कोरोना की सोच में बोला, बड़ी की दिमागी तकलीफ कम हो गई होगी। वह वहाँ से भागकर कहीं छुप कर मेरा ताक़ुब कर सकता है। वह भी ज़मीन से उठने के काबिल ना रहे तो अच्छा है। कोरोना ने बड़ी के दिमाग में पहुँच कर देखा। पहले वह ज़मीन पर पड़ा हुआ था, अब उठकर बैठ गया था। उसके साथी कह रहे थे, इसी तरह बैठे रहो, यहाँ से ना उठो। अभी कोरोना से दुश्मनी मोल लेना दानिशमंदी नहीं होगी। वो हमारे हाथ से निकल रही है तो निकल जाने दो। इससे ज़्यादा तुम हमारे लिए ज़रूरी हो। कोरोना ने अचानक ही उसके अंदर जलजला पैदा किया। उसके तमाम साथी कोरोना के जाने के बाद मुतमईन हो गए थे। उन्होंने गिरफ्त मजबूत नहीं रखी थी, इसलिए वह जलजला पैदा करने में कामयाब हो गई। उसके साथी परेशान होकर कहने लगे, वो अपनी शैतानी हरकतों से बाज नहीं आ रही है। हम बहुत मजबूर हो गए हैं, अभी उसके खिलाफ कुछ नहीं कर सकेंगे। बैजोन ने ख्यालख्वानी के जरिए कोरोना से कुछ कहना चाहा, लेकिन उसने सांस रोक ली। वो बड़ी रॉबर्ट के पास वापस आया तो उसी वक्त उसने फिर एक जोर की चीख मारी। कोरोना ने तीसरी बार जलजला पैदा किया। इस बार वो दिमागी तकलीफ बर्दाश्त न कर सका, बेहोश हो गया। उसके तमाम साथी अपनी अपनी जगह दिमागी तौर पर हाजिर हो गए। दिमाग होश व हवास से खाली हो जाए तो ख्यालख्वानी करने वाले न वहाँ कुछ बोल सकते हैं, न अपने तौर पर कुछ कर सकते हैं। वो सब मजबूर हो गए थे। बैजोन ने कहा, इसके होश में आने तक इंतज़ार करना होगा, फिर हम इसके अंदर पहुंचकर इसकी मदद करेंगे। इसे इस शहर से, इस मुल्क से निकाल लाएंगे। एक साथी माइक मूरो ने कहा, हमें अपने साथी के लिए दुआ करना चाहिए। जो औरत इसे बेहोश कर सकती है, इसे गोली भी मार सकती है, इससे हमेशा के लिए पीछा छुड़ा सकती है। उन्होंने रूस में ट्रांसफार्मर मशीन तैयार की थी, नए टेलीपैथी जानने वाले पैदा कर रहे थे। इतनी बड़ी कामयाबी के बाद एक तन्हा औरत उन्हें नुकसान पहुंचा रही थी। वो उसकी इंतकामी कार्रवाइयों से बड़ी रॉबर्ट को नहीं बचा सकते थे। वो सब ख्यालख्वानी के जरिए तेजपाल के पास आ गए। उसे बड़ी के तमाम हालात बताने लगे। तेजपाल ने तमाम बातें सुनकर कहा, ये तो बड़े तशवीशनाक हालात हैं। तुम सब ने बड़ी को वहाँ पर बेयारो मददगार छोड़ दिया है। हम क्या कर सकते हैं? जब तक वो होश में नहीं आएगा हम उसके अंदर नहीं पहुँच सकेंगे। हर 10-15 मिनट के बाद उसके पास जाते रहो, उसे किसी वक्त भी होश आ सकता है। तुम लोग सिर्फ बड़ी के लिए परेशान हो, मैं उससे भी आगे दूर तक अपना नुकसान होते देख रहा हूँ। जोसेफ विस्की ने पूछा, कैसा नुकसान? कोरोना ने बड़ी को दिमागी तौर पर कमज़ोर बनाने के बाद उसके ख्यालात पड़े होंगे। ये मालूम किया होगा कि हमने रूस में एक ट्रांसफार्मर मशीन तैयार की है। उसने हमारा तरीक़ाकार भी मालूम किया होगा कि हम किस तरह रूसी हुक्काम और तमाम आर्मी अफसरान को अपना मामूल बना चुके हैं। पता नहीं उस मक्कार औरत ने बड़ी के दिमाग से कैसे कैसे अहम राज मालूम किए होंगे। वाकई ये तशवीश की बात है। कोरोना ने बड़ी के ख्यालात पढ़कर बहुत कुछ मालूम किया होगा। उस औरत को तो जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए। तेजपाल ने कहा, वो तुम सब की मौजूदगी में इस बंगले से जा रही थी। उसे किसी तरह रोकना चाहिए था। क्या उस बंगले में कोई और नहीं था जिसे तुम आलाकार बनाते? बैजोन ने कहा, एक पागल शख्स था जिसे कोरोना ने शौहर बना कर रखा हुआ था, लेकिन वो उस वक्त मौजूद नहीं था। उसे रोकने का कोई रास्ता नहीं था। तेजपाल ने पूछा, क्या उस बंगले का नंबर और पता मालूम है? बैजोन ने कहा, मैं जानता हूँ, लेकिन कोरोना वहाँ से जा चुकी होगी। ये मालूम किया जा सकता है कि आज वहाँ से कौन कौन सी फ़्लाइट किन मुल्कों की तरफ जा रही है। उसने अपना नाम मैरी रखा है। उसके पास इसी नाम का पासपोर्ट होगा। उसके पास इतना वक्त नहीं होगा कि वो हुलिया बदल सके और नया पासपोर्ट बना सके। तुम सब फ्रैंकफर्ट के एयरपोर्ट और एयरवेज़ कंपनियों में जाओ, मालूम करो कि मैरी नाम की औरत किस फ़्लाइट से कहाँ जा रही है। माइक मूरो और जोसेफ विस्की ये मालूमात हासिल करने के लिए चले गए। बैजोन ने कहा, वो ट्रेन के ज़रिए भी फ्रैंकफर्ट और जर्मनी के बाहर जा सकती है। मैं जा रहा हूँ। रेलवे स्टेशन में किसी को आलाकार बनाकर कोरोना को तलाश करूँगा। बैजोन भी चला गया। तेजपाल इस वक्त रूसी फ़ौज के हेडक्वार्टर में था। उसके तमाम टेलीपैथी जानने वाले साथियों ने यह ज़िद की थी कि उसे भी टेलीपैथी सीखना चाहिए। वो इसी मकसद के लिए मॉस्को के आर्मी हेडक्वार्टर में पहुंचा हुआ था।
दिन के 11 बजे उसे इस मशीन से गुजरना था, लेकिन वो बहुत ज़हीन था, बहुत मोहतात रहने का आदी था। उसकी अक्ल ने समझाया कि कोरोना ने बडी के ख्यालात पढ़कर यह भी मालूम किया होगा कि आज उनका लीडर तेजपाल ट्रांसफार्मर मशीन से गुजरने वाला है। कोरोना वहाँ किसी को भी आलाकार बनाकर उसे नुकसान पहुँचा सकती है। तेजपाल ने सोचा, मैं मशीन से गुजरने के बाद बेहोश रहूँगा, होश आने के बाद दिमागी तौर पर कमज़ोर रहूँगा। ऐसे वक्त वो मुझे हिप्नोटाइज़ कर सकती है। मुझे मामूल बनाने का मतलब ये होगा कि वो मेरे ज़रिए मेरे तमाम साथियों पर हुकूमत करेगी। यूँ कहना चाहिए कि तमाम रूस पर हुक्मरानी करेगी। ये औरत हमारी तवक्को से ज़्यादा चालाक साबित हो रही है। इसे किसी तरह भी घेरना और अपने शिकंजे में रखना बहुत ज़रूरी हो गया है। उसने मशीन से ताल्लुक़ रखने वाले अफसरान से कहा, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, मैं अंदर से कुछ कमज़ोरी महसूस कर रहा हूँ। ट्रांसफार्मर मशीन का ऑपरेशन मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त होगा। फिर ये कि मेरे तमाम साथी कहीं मसरूफ़ हैं। मैं फिर किसी दिन उनकी मौजूदगी में ये इल्म सीखना चाहता हूँ। तेजपाल के लिए ये इल्म सीखना बहुत ज़रूरी था। वैसे वो इस इल्म के बगैर ही टेलीपैथी की दुनिया में बड़ी कामयाबियाँ हासिल कर रहा था। ये इल्म सीखने के बाद वो एक फौलादी इंसान बन सकता था। उसके तमाम टेलीपैथी जाने वाले साथी कोरोना को तलाश कर रहे थे। बैजोन ने एक आलाकार के ज़रिए मालूम किया कि वो रेलवे स्टेशन के एक प्लेटफॉर्म में है। उसके साथ उसका नाम निहाद शौहर जेरी यानी पारस भी है। इस प्लेटफॉर्म से एक ट्रेन बर्लिन की तरफ जाने वाली है। कोरोना ने इस ट्रेन में अपने लिए एक छोटा कैबिन रिजर्व कराया था। उसके साथ वाले कैबिन में जो मुसाफिर थे उनके दिमागों में बैजोन पहुंच गया। जिस आलाकार के ज़रिए उसने कोरोना को तलाश किया था, उसी आलाकार के ज़रिए उसने दूसरे मुसाफिरों के दिमाग में जगह बनाई थी। फिर उसने माइक मूरो और जोसेफ विस्की से कहा, कोरोना मिल गई है, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें ऐसे मुसाफिरों के अंदर पहुंचाऊंगा जो उसके कैबिन के आसपास मौजूद हैं। उसने अपने साथियों को भी वहां पहुंचा दिया। फिर तेजपाल को रिपोर्ट दी, कोरोना मिल गई है, एक ट्रेन में सफ़र कर रही है। हम अपने आलाकारों के ज़रिए उसके करीब हैं। जब चाहें उस पर हमला करके उसे ज़ख्मी कर सकती हैं, उसके दिमाग में पहुँच सकती हैं। अगर वो काबू में ना आए तो उसे गोली मार सकती हैं। तेजपाल ने कहा, जल्दबाजी से काम ना लेना, ये मालूम करो उसका सफ़र कब तक जारी रहेगा। तुम कब तक आलाकारों के ज़रिए उसकी निगरानी कर सकोगे? वो बर्लिन या पोलैंड के बॉर्डर स्टेशन तक जाएगी। कल सुबह तक उसका सफ़र जारी रहेगा। तेजपाल ने कहा, ट्रेन में कोई हंगामा ना करो, उसके खाने पीने की किसी चीज़ में एसाबी कमज़ोरी की दवा मिलाओ। बड़ी खामोशी से उसे कमज़ोर बनाओ, फिर उसे मामूल बना लो। बैजोन, माइक मूरो और जोसेफ विस्की उस ट्रेन में अपने आलाकारों के पास आ गए। बैजोन ने कहा, बडी होश में आ चुका होगा, मैं उसकी मदद के लिए जा रहा हूँ, जल्द ही वापस आऊँगा। वो बडी के पास पहुँच गया। कोरोना अपने कैबिन में पारस के साथ थी। ट्रेन अपनी मखसूस रफ्तार से जा रही थी। वो खिड़की के पास बैठी गुजरते हुए मनाजिर को देख रही थी और सोच रही थी, बड़ी रॉबर्ट मेरे हाथ से निकल गया है। मैं एक और कामयाबी हासिल करते करते नाकाम हो गई हूँ। टेलीपैथी की दुनिया में कैसी कैसी हेरा फेरी होती है। तवक्को के खिलाफ कभी कुछ होता है और कभी कुछ और हो जाता है। पारस ने उसके करीब आकर बैठते हुए कहा, हम कहाँ जा रहे हैं? वो बोली, जहन्नुम में। मेरी समझ में नहीं आता कि मैं तुम्हें अपने साथ क्यों ले आई हूँ। मैं शौहर हूँ इसलिए साथ लाई हो। हम तो आखिरी दम तक साथ रहेंगे। पहले तुम्हारा दम निकलेगा तो कोई दूसरी औरत मुझे शौहर बना लेगी। अगर मैं पहले मरूंगा तो तुम्हारे लिए शौहरों की कमी नहीं होगी। तुम तो किसी को भी पकड़ कर शौहर बना लेती हो। बकवास मत करो। क्या तुमने मुझे ऐसी वैसी समझ लिया है? मैं तुम्हें लिफ्ट दे रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी आकर मेरा हाथ पकड़ सकता है। मैं चाहूँ तो अभी तुमसे पीछा छुड़ा सकती हूँ। पीछा कैसे छुड़ाओगी? मुझ पर दिलो जान से कुर्बान होती रहती हो। तन्हाई में मिलते ही तुम्हारे दिल में कुछ कुछ होने लगता है। इस वक्त भी कैबिन में हम तन्हा हैं, क्या तुम्हें कुछ कुछ हो रहा है? बड़ी उसके हाथ से निकल गया था। उसका मूड ख़राब था। वो गुस्से से कुछ कहना चाहती थी, फिर पारस को देखकर सोचने लगी, मैं ख्वामखा गुस्सा क्यों दिखा रही हूँ? ये मेरे लिए बुरे वक्तों में काम आता रहा है। पारस उसे ऐसा सोचने पर माइल कर रहा था। वह बेख्तियार बोली, हाँ कुछ कुछ हो रहा है। पता नहीं तुम्हारे अंदर क्या बात है, बेख्तियार तुम्हारी तरफ खिंची चली आती हूँ। वो करीब होकर उसके सीने पर सर रखकर बोली, तुम पागल न होते तो कितना अच्छा होता। क्या मैं तुम्हें पागल नजर आता हूँ? क्या बता सकती हो कि मैंने पागलों जैसी कौन सी हरकत की है? वो सोचने लगी, फिर बोली, तुम पहली मुलाकात में मेरे हम सफ़र थे, जहाज़ में उल्टी सीधी बातें कर रहे थे। तुम्हारी बातों से पता चलता है कि तुम सोचे समझे बगैर बोलते हो। मिसाल के तौर पर कोई ऐसी बात बताओ जो मैंने सोचे समझे बगैर तुमसे कही हो। वो सोचने लगी, उसे याद नहीं आ रहा था। उसने कहा, तुम ख्वामखा मेरे पीछे पड़ गए थे, मेरे साथ रहना चाहते थे। मैं तुमसे पीछा छुड़ाकर एक बंगले में पहुंची तो तुम दूसरे दिन वहां भी पहुंच गए। मैंने तुमसे जहाज़ में कहा था कि मुझे कुछ बातें गैब से मालूम हो जाती हैं। तुम्हें यकीन नहीं आ रहा था, मैंने साबित किया था। मुझे गैब से मालूम हुआ था कि तुम्हारा नाम मैरी नहीं है, कोरोना है। हाँ, इसके बाद तुम्हें और कोई बात गैब से मालूम नहीं हुई? बहुत सी बातें मालूम हुई, लेकिन मैं किसी को बताता नहीं हूँ। तुम्हें भी कुछ नहीं बताया। कोरोना के अंदर तजस्सुस पैदा हुआ। उसने पूछा, तुम्हें मेरे बारे में क्या मालूम होता रहे? सच सच बोलो, मुझसे छुपाओगे तो मैं तुमसे नहीं बोलूँगी। वह नाराज़गी जाहिर करने के लिए उससे अलग हो गई। उसने खींच कर उसे बाजू में भरते हुए कहा, साथ ही लगी रहो, सर्दी बहुत है, तुम कुदरती हीटर हो।
मुझे गैब से मालूम हुआ था कि तुम्हें मेरी ज़रूरत है, इसलिए मैं तुम्हारे पास बंगले में आ गया था। और ये तो तुम देख ही रही हो कि मैं तुम्हारे लिए ज़रूरी हूँ, इसलिए साथ नहीं छोड़ रही हो। क्या मेरे बारे में तुम्हें गैब से कुछ मालूम हुआ है? ये मालूम हुआ है कि तुम जितनी खूबसूरत हो उतनी ख़तरनाक भी हो, मगर तुम मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाओगी। हर साल मेरे लिए एक नया कैलेंडर पैदा करती रहोगी। जब हम शादी की सिल्वर जुबली मनाएंगे तो हमारे 25 बच्चे होंगे। बकवास मत करो, मैं बच्चे पैदा करने वाली औरत नहीं हूँ। एक दिन मुझे किसी बड़े मुल्क की हुक्मरान बनना है। तुम्हें गैब से जो बातें मालूम हुई हैं वह बकवास हैं। तुम अभी बोल रही होगी, मगर मुझे पहले से पता है कि तुम रूस की हुक्मरान बनने वाली हो। वह चौंक कर खुश होकर बोली, सच? क्या ये तुम्हें गैब से मालूम हुआ है? तुम तो मेरी बातों को झूठ समझती हो, फिर क्यों खुश हो रही हो? नहीं, तुम्हारी ये बात सच लगती है। तुमने मेरा नाम सही भी बताया था और तुम्हारी ये बात भी दुरुस्त है कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। मेरी कोई बात गलत नहीं होती। तुम देख लेना, हमारे 25 बच्चे होंगे। ओ नो, बच्चों की बातें ना करो, मुझे खौफ आता है। काम की बातें करो। मेरे बारे में और क्या जानते हो? तुम भी मेरी तरह गैब की बातें जानती हो। फ़र्क यह है कि मैं टेलीपैथी नहीं जानता, तुम जानती हो। वह चौंक कर उसे अलग हो गई। हैरानी से बोली, तुम मेरी ख्याल ख्वानी के बारे में जानते हो? क्या तुम्हें पता है कि मैं ख्याल ख्वानी के ज़रिए क्या करती रहती हूँ? अभी सिर्फ इतना मालूम है कि तुम टेलीपैथी जानती हो। अगर मैं तुम्हें तवज्जो से देखकर मालूम करना चाहूँगा तो मालूम हो जाएगा कि ख्याल ख्वानी के ज़रिए क्या करती रहती हो। तुमने ये सब मालूम क्यों नहीं किया? ये सब मेरे लिए गैर ज़रूरी है। मैं सिर्फ ज़रूरी बातें मालूम करता हूँ। क्या तुम बता सकते हो मैंने वो बंगला क्यों छोड़ा है और अभी कहाँ जा रही हूँ? मेरे अंदर ये तजस्सुस पैदा हुआ था कि तुम अचानक बंगला क्यों छोड़ रही हो, तो गैब से मालूम हुआ कि बड़ी रॉबर्ट तुम्हारे लिए मुसीबत बन गया था। तुम उसका नाम भी जानते हो। जब सभी कुछ मालूम होता है तो नाम भी मालूम होता है। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम मेरी मुसीबत को और मेरी परेशानियों को समझ रहे हो? तुमने पूछा नहीं, मैंने बताया नहीं। अगर कोई बताता तो तुम मुझे पागल समझकर मेरी बातों को नज़रअंदाज कर देती। अगर मैं तुम्हें मना करता कि ट्रेन से सफ़र ना करो तो क्या तुम मेरी बात मान लेती? तुम मना क्यों करते? क्या मुझे ट्रेन से सफ़र नहीं करना चाहिए? मुझे गैब से मालूम हो गया था कि तुम्हें तलाश करने वाले दुश्मन इस ट्रेन में घिर कर तुम्हें हलाक करना चाहेंगे। तुम्हें हाईवे से सफ़र करना चाहिए था। वो मुट्ठियाँ भींच कर बोली, ओ गॉड, अब तक तुम्हारी तमाम बातें दुरुस्त होती रही हैं। क्या मैं यकीन कर लूँ कि दुश्मन मुझे यहाँ घेर रहे हैं? नहीं, ये कैसे हो सकता है? उन्हें कैसे मालूम हो सकता है कि मैं इस ट्रेन से सफ़र कर रही हूँ? तुम्हारी कोई बात गलत भी तो हो सकती है। पारस पहले ही जोसेफ विस्की के चोर ख्यालात पढ़कर मालूम कर चुका था कि बेजोन ने एक आलाकार के जरिए उसे रेलवे स्टेशन में देखा था। अब बेजोन बडी के पास चला गया था। जोसेफ विस्की और माइक मूरो उस कैबिन के आसपास वाले कैबिनों के मुसाफिरों को आलाकार बना रहे थे। तेजपाल ने उन्हें मशवरा दिया था कि जल्दबाजी से काम ना लें, ट्रेन में कोई हंगामा ना करें, कोरोना की खाने पीने की किसी चीज़ में ऐसा भी कमज़ोरी की दवा मिला दें, फिर बड़ी खामोशी से और सहूलत से उसे मामूल बना लें। पारस को दुश्मनों की ये तमाम प्लानिंग मालूम थी। कोरोना बेयकीनी ज़ाहिर कर रही थी। उसने उसकी सोच में कहा, मैं अभी जोसेफ विस्की के ख्यालात पढ़कर मालूम कर सकती हूँ कि जेरी की बात भी दुरुस्त है या नहीं। उसके अंदर ये ख्याल पैदा हुआ तो वो फ़ौरन ही जोसेफ विस्की के अंदर पहुँच गई। फिर उसके ख्यालात पढ़कर हैरान रह गई। पारस को हैरानी से देखते हुए बोली, तुम्हें गैब से जो बातें मालूम होती हैं उसमें से कोई गलत नहीं होती, सभी दुरुस्त होती हैं। मुझे नहीं मालूम था कि तुम इतने बाकमाल हो। ये भी दुरुस्त है कि तुम मुझे ट्रेन से सफ़र करने से मना करते तो मैं तुम्हारी बात कभी ना मानती। मैं खुद यहाँ आकर फंस गई हूँ। वो फिर जोसेफ विस्की के अंदर पहुँच गई। ये मालूम करने लगी कि वो किस तरह उस पर हमला करेंगे। पता चला कि ट्रेन में हंगामा आराई नहीं करेंगे, उसे एसाबी कमज़ोरी में मुब्तला करेंगे। वो पारस से बोली, मैं कुछ नहीं खाऊंगी, मैं कुछ नहीं पीऊँगी। वो बोला, अभी खाने पीने का वक्त नहीं हुआ है, डिनर के वक्त खा पी सकती हो। नहीं, वो मेरे खाने पीने की किसी चीज़ में ऐसी दवा मिलाने वाले हैं जिसके असर से मैं कमज़ोर हो जाऊंगी। फिर वो मेरे दिमाग पर कब्जा जमा लेंगे। किसी एक चीज़ में दवा मिलाएंगे, तुम वो चीज़ छोड़कर बाकी चीज़ें खाती पीती रहना। तुम फिर पागलों की तरह सोचे समझे बगैर बोल रहे हो। मुझे कैसे मालूम होगा कि किस चीज़ में दवा मिलाई गई है? ना मैं पागल हूँ, ना सोचे समझे बगैर बोल रहा हूँ। हम खाने इस कैबिन में मंगवाएंगे। मैं खाने की हर चीज़ चखने के बाद तुम्हें खाने दूंगा। पीने की हर चीज़ एक घूंट पीने के बाद तुम्हें पिलाऊंगा। इस तरह मुझे मालूम हो जाएगा कि तुम्हें कौन सी चीज़ खाना या पीना नहीं चाहिए। मगर तुम वो चीज़ खाकर या पीकर ऐसा भी कमज़ोरी में मुब्तला हो जाओगे। तुम मेरे बहुत काम आ रहे हो। मैं तुम्हें किसी तरह का नुकसान पहुंचने नहीं दूंगी। आज रात भूखी रहूंगी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैं नहीं चाहूँगा कि तुम भूखी रहो। मेरी फिक्र ना करो। ऐसा भी कमज़ोरी की दवा मुझ पर असर नहीं करेगी। कोई भी ज़रा रसान दवा मुझे नुकसान नहीं पहुँचाती है। फजूल डींगे ना मारो। क्या तुम इंसान नहीं हो? कोई जहरीले जानवर हो, सांप बिच्छू हो? तुम यकीन नहीं करोगी, मैं यही हूँ। उसने हैरानी से पूछा, तुम क्या हो? जाने दो, तुम यकीन नहीं करोगी। अब मैं तुम्हारी हर बात का यकीन करूँगी। तुम्हारी एक एक बात दुरुस्त होती है। तो फिर वादा करो तुम मुझसे नहीं डरोगी, मुझे इंसान समझकर इसी तरह प्यार करती रहोगी। ये क्या कह रहे हो? तुम इंसान हो, इंसान ही समझूंगी। यही तो बात है कि नहीं हूँ।
पिछले जन्म में एक नाग था। 1000 साल तक जिंदा रहने के बाद मेरी जून बदल गई और मैं इंसान बन गया। वो आंखें फाड़ फाड़ कर उसे देखने लगी, सोचने लगी, ये ऐसी मज़ाक़खेज़ बात है जिस पर मैं कभी यकीन नहीं करूँगी। लेकिन अब तक इसकी कोई बात झूठ नहीं हुई है। हिंदू धर्म वाले ऐसी बातों को दुरुस्त मानते हैं। मैं फिर इसे एक बार आजमाऊंगी। जब खाने पीने की किसी चीज़ में वह दवा मिली होगी तो मैं इसे वो पूरा खाना खाने या वो पूरा मशरूब पीने के लिए कहूँगी। अगर ये इंसान नहीं सांप होगा तो इस पर ऐसी कोई दवा असर नहीं करेगी। तुम मुझे इस तरह आंखें फाड़ फाड़ कर देख रही हो। मैं समझ रहा हूँ कि मेरी बात का यकीन नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं, यकीन करना ज़रूरी नहीं है। मुझे इंसान समझकर कबूल करती रहो। वो परेशान होकर सोच रही थी कि मैं अब तक तन्हाई में एक सांप से मिलती रही हूँ। एक सांप मेरे बदन से लिपटता रहे। मैं सोचती थी कभी किसी से दोस्ती नहीं करूँगी, शादी नहीं करूँगी, किसी इंसान को दोस्त नहीं बनाऊँगी, और यही हो रहा है। जिसे दोस्त बनाया है वो इंसान नहीं है। वो परेशान होकर बोली, तुमने कैसी बात कह दी है? इधर तुम मुझे अपनी अजीबोगरीब शख्सियत में उलझा रहे हो, उधर दुश्मन मुझे घेरने और मारने की फिक्र में है। तुम्हें परेशानी क्या है? क्या तुम मुझसे डर रही हो? फ़िलहाल मुझे नज़रअंदाज करो और पहले दुश्मनों की तरफ तवज्जो दो। ये समझो कि किस तरह तुम उन्हें नाकाम बना सकती हो। पारस उसके अंदर पहुंचकर उसे इसी बात पर माइल करने लगा कि पहले दुश्मनों से निमटने के लिए फ़िक्र करना चाहिए। मैं जोसेफ विस्की के दिमाग में जाकर मालूम करूंगी कि उसने और माइक मूरो ने इस ट्रेन में कितने मुसाफिरों को अपना आलाकार बनाया है। मैं भी उन आलाकारों के दिमागों में पहुंचूंगी, फिर ऐन वक्त पर उनके अंदर जलजले पैदा करके उन्हें नाकारा बनाऊंगी। वो किसी भी आलाकार को अपनी मर्जी के मुताबिक मेरे खिलाफ इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। वो पारस के पास से उठकर दूसरी बर्थ पर आकर बैठ गई, फिर बोली, तुम बहुत अच्छे हो। मैं तुमसे खौफजदा नहीं हूँ। अभी ख्याल ख्वानी करने के लिए तुमसे दूर हो गई हूँ। मुझे डिस्टर्ब ना करना। बिन बोरीन ने 5 काबिल-ए-एतमाद आर्मी और इंटेलिजेंस अफसरों को टेलीपैथी सिखाई थी। फिर उन पर तनवीमी अमल करके उन्हें अपना मामूल बना लिया था। लेकिन पारस ने उनके अमल को उलट दिया था। उन 5 को अल्पा का वफादार बना दिया था। वह 5 तनवीमी नींद से बेदार होने के बाद चंद घंटों तक बिन बोरीन के वफादार रहे। उन्हें हेडक्वार्टर से दूसरे कैंप में मजीद ट्रेनिंग के लिए भेजा गया। वह 5 दूसरे कैंप में जाते वक्त फरार हो गए। उन्होंने मुख्तलिफ होटलों में जाकर अपने चेहरों पर तब्दीलियाँ की, फिर ख्याल खोनी के जरिए अपने मुल्क के अकाबरीन से रब्ता किया। उन्हें बयान दिया कि बिन बोरीन ने टेलीपैथी सिखाई थी और उन्हें अपना मामूल बनाया था। उन 5 में से एक ने कहा, हम अपने मुल्क के वफादार हैं, बिन बोरीन के गुलाम बनकर नहीं रहना चाहते। हम उसके तनवीमी अमल को नाकाम बनाकर उसकी गिरफ्त से निकल गए हैं और एक जगह छुपे हुए हैं। दूसरे ने कहा, बिन बोरीन के इरादे नेक नहीं है। वो मुहिब वतन हो सकता है, लेकिन हम जैसों को मामूल बनाकर अपनी एक ज़ाती टेलीपैथी की फ़ौज बना रहे। तीसरे ने कहा, मैडम एल्पा बरसों से अपने मुल्क और कौम की खिदमत करती रही हैं। उनकी वफादारी बेदाग है। हम एल्पा के वफादार रहकर अपने मुल्क की खिदमत करेंगे। तमाम अकाबरीन उन 5 के बयानात सुनकर परेशान हो गए। उन्होंने टेलीपैथी के जरिए बिन बोरीन से कहा, हम तमाम अकाबरीन कॉन्फ्रेंस हॉल में बैठे हुए हैं। यहाँ किसी को अपना आलाकार बनाओ और हमसे बातें करो। बिन बोरीन ने एक आलाकार के जरिए कहा, क्या कोई अहम बात है? एक आला हाकिम ने कहा, हाँ, तुमने 5 अफराद को टेलीपैथी सिखाई है। जी हाँ, सिखाई है। क्या आप लोगों का एतराज़ है? एतराज़ ये है कि तुमने उन 5 को हिप्नोटाइज़ किया था और उन्हें अपना मामूल बनाया था। मैंने उन्हें अपने मुल्क का मामूल बनाया है। उन 5 को ट्रेनिंग कैंप में भेजा है। वो 5 ट्रेनिंग कैंप में नहीं है, वो फ़रार हो चुके हैं। बिन बोरीन थोड़ी देर तक खामोश रहा। उसे पहले ये इत्तला मिल चुकी थी कि वो 5 फ़रार हो गए हैं। वो उन्हें बड़ी राजदारी से तलाश कर रहा था। उसने हैरानी से पूछा, आप हजरात ये बातें कैसे जानती हैं? मैं उनके लिए बहुत परेशान हूँ और उन्हें तलाश कर रहा हूँ। एक हाकिम ने कहा, उन्होंने हमसे रब्ता किया है। वो शिकायत कर रहे थे कि तुमने उन्हें टेलीपैथी सिखाने के बाद हिप्नोटाइज़ किया था और उन्हें अपना मामूल बनाना चाहते थे। आप यकीन करें, मैंने उन्हें अपने मुल्क का वफादार बनाया है। वो 5 ये कह रहे हैं कि तुमने उन्हें अपना मामूल बनाया था। क्या वो 5 गलत कह रहे हैं? मैं फ़ौज का कमांडर हूँ। यूँ भी तमाम फ़ौजी जवान मेरे मातहत रहते हैं। अगर मैंने उन्हें मामूल बनाया है तो कोई जुर्म नहीं किया। ये मिलिट्री के असूलों के मुताबिक है। तमाम फ़ौजी एक महदूद मुद्दत के लिए अपने कमांडर के मातहत रहते हैं। फिर कोई दूसरा कमांडर आता है तो वो उसके मातहत बनकर उसके अहकामात की तामील करते हैं। लेकिन तनवीमी अमल के ज़रिए मामूल बनने वाले किसी दूसरे कमांडर को कभी खातिर में नहीं लाएंगे। वो सिर्फ तुम्हारे मामूल रहेंगे। क्या यह जुर्म नहीं है? किस तरह तुम टेलीपैथी जाने वालों की ज़ाती फ़ौज नहीं बना रहे हो? ये आप लोगों का अपना ख्याल है। मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूँ। आप लोगों को मुझ पर भरोसा करना चाहिए। भरोसा करने का मतलब ये नहीं है कि तुम्हें मुल्क के स्याहो सफ़ेद का मालिक बना दिया जाए, तुम्हारा मुहासबा ना किया जाए। वो 5 अगर तुम्हारे तनवीमी अमल को नाकाम ना बनाते और तुमसे निजात पाकर हमें रिपोर्ट ना देते तो हमें कभी मालूम ना होता कि तुम टेलीपैथी सीखने वालों को अपना मामूल बना रहे हो। मैं कह चुका हूँ कि ज़ाती तौर पर उन्हें मामूल नहीं बना रहा था। आप ज़रा गौर करें, अगर मैं ऐसा करता तो वो तनवीमी अमल से कैसे रिहाई पाते? वो तो मेरे मामूल बनकर रह जाते। उन्होंने तुम्हारे अमल को नाकाम बनाया।
कोई एक बार मुझे नाकाम बना सकता है या मुझसे हैप्नोटाइज करने में एक बार गलती हो सकती है। मैं 5 बार एक ही गलती करूँगा। क्या आप उनसे मेरी बात करा सकती हैं? उन 5 में से एक ने काले कार के ज़रिए कहा, हम यहाँ मौजूद हैं और ये सुन रहे हैं कि तुम किस तरह झूठ बोल रहे हो। तुमने साफ तौर से हमें अपना मामूल बनकर रहने का हुक्म दिया था। बिन बोरीन ने कहा, तनवीमी अमल के दौरान में कोई भी मामूल सैरज़दा रहता है, वो नहीं जानता कि आमिल उससे क्या कह रहा है। फिर तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि मैं तुम्हें मामूल बना रहा था? उन 5 में से एक ने कहा, हम तुम्हारे तनवीमी अमल के दौरान सैरज़दा नहीं थे, होश में थे और तुम्हारी चालबाजियों को समझ रहे थे। दूसरे ने कहा, मैडम एल्पा ने आज तक किसी को ख्वामखा अपना मामूल नहीं बनाया। तुम्हारे हाथ में मशीन आते ही तुम सबको गुलाम बनाने लगे हो। तीसरे ने कहा, थैंक्स गॉड, हमने टेलीपैथी सीख ली है, हम पहले की तरह मैडम एल्पा के वफादार रहेंगे। बिन बोरी ने कहा, ओह अच्छा, अब तमाम बातें समझ में आ रही हैं। मेरे तनवीमी अमल के दौरान में एल्पा तुम 5 के अंदर मौजूद रही थी। उसने मेरे अमल को नाकाम बनाकर अपने अमल के ज़रिए तुम्हें मेरा दुश्मन बना दिया है। ओह गॉड, मैं सोच भी नहीं सकता था कि वो मेरे खिलाफ ऐसी चाल चलेगी। एक आला हाकिम ने कहा, एल्पा को इल्ज़ाम ना दो, वो मशीन से दस्तबरदार हो चुकी है। वो बहुत मक्कार है, उसने आप हजरात के सामने मशीन को छोड़ दिया है, लेकिन दरे पर्दा मुझे नाअहल साबित कर रही है। मैं जब भी नए टेलीपैथी जानने वाले पैदा करूंगा, वो उन्हें उन 5 की तरह बागी बनाएगी, उनके अंदर मेरे लिए नफरत पैदा करेगी और अपने लिए मोहब्बत। एक और हाकिम ने कहा, टेलीपैथी जानने वाले कई दुश्मन हैं, वो भी एल्पा की तरह तुम्हारे लिए टेलीपैथी जानने वालों के दिमागों में तुमसे नफरत पैदा करेंगे। ये 5 तो एल्पा की मोहब्बत में अभी तक मुहब्बे वतन है, लेकिन दूसरे दुश्मन तो तुम्हारे नई टेलीपैथी जानने वालों को तुमसे मुतनफ़र करके अपने साथ ले जाएंगे। इन हालात में तुम क्या करोगे? दुश्मनों को ऐसी हरकतों से कैसे बाज रखोगे? बिन बोरीन ने कहा, मैंने लाइल्मी में धोखा खाया है, आइंदा कोई नई टेलीपैथी सीखने वालों को मुझसे नहीं छीन सकेगा। मैं फ़ौज का कमांडर हूँ, शिकस्त खाना नहीं जानता। पारस ने अपने काले कार के ज़रिए बिन बोरीन के फ़ोन पर राब्ता किया, फिर एल्पा के अंदाज में हंसते हुए बोला, तुम्हारा बाप भी नहीं जानता कि आगे आगे क्या होने वाला है। उसने राब्ता ख़त्म कर दिया। बिन बोरीन ने चीख कर कहा, हेलो तुम कमीनी कुतिया, खुद को समझती क्या हो, हेलो। फिर वो फ़ोन बंद करके ख्याल ख्वानी के ज़रिए काबरीन से बोला, अभी एल्पा ने मुझे फ़ोन पर चैलेंज किया है, वो आप हजरात के सामने मशीन से ला ताल्लुक़ है, मगर मुझसे कह रही है कि वो आइंदा भी मेरे खिलाफ बहुत कुछ करने वाली है। आप अकाबरीन को समझना चाहिए, वह मक्कारी से दोहरी चालें चल रही है। एक हाकिम ने कहा, मिस्टर बिन बोरीन, यहाँ एल्पा मौजूद नहीं है, मौजूद होती तो तुम्हारी बातों का जवाब देती। अगर अभी वो तुम्हें फ़ोन करती तो हमसे भी राब्ता करती। उसने हमसे कभी फ्रॉड नहीं किया है, वो बड़ी फ़राख दिली से मशीन तुम्हारे हवाले कर चुकी है। तुम्हें खुद को इस मशीन का अहल साबित करना चाहिए। तुम गलतियां करोगे और इल्ज़ाम दोगे तो हम कभी तस्लीम नहीं करेंगे। दूसरे हाकिम ने कहा, तुम कल तक एक और टेलीपैथी जानने वाला पैदा करो और यह साबित करो कि तुमने बड़ी कामयाबी से उसे हमारे मुल्क का वफादार बनाया है। ठीक है, कल एक आर्मी अफसर को टेलीपैथी सिखाऊंगा और कल शाम तक साबित कर दूंगा कि एल्पा आइंदा मेरे खिलाफ साजिशें करने में नाकाम रहेगी। बिन बोरीन ने टेलीपैथी जानने वाले अपने 10 सवारियों को बुलाया और तशवीश जाहिर की। एक वफादार ने कहा, मशीन को ऑपरेट करने वाले माहिरीन में से कोई एल्पा का आलयकार है। दूसरे ने कहा, मेरा भी यही ख्याल है। जब आप उन 5 पर बारी बारी तनमीमी अमल कर रहे थे, तब वो अपने आलयकार के ज़रिए उन 5 के अंदर पहुँचती रही थी। बिन बोरीन ने कहा, यही एक बात समझ में आती है, कल सुबह हम अचानक उन माहिरीन को वहाँ से हटा देंगे। हमारे दूसरे माहिरीन उस मशीन को ऑपरेट करेंगे। एल्पा को आखिर तक पता नहीं चलेगा कि हम ऐसी तब्दीलियाँ करने वाले हैं। बिन बोरीन ये नहीं जानता था कि पारस ने मशीन के माहिरीन को नहीं बल्कि उसके अपने वफादारों को आलयकार बनाया है। पारस ने ख्याल ख्वानी के ज़रिए एल्पा को मुखातिब किया। उसने सांस रोक लिया, फिर चंद सेकंड के बाद उसके दिमाग में आकर बोली, मैं तुमसे रब्ता करने वाली थी। अभी पता चला कि बिन बोरीन ने जिन 5 अफराद को टेलीपैथी सिखाई थी वो उसकी मुखालफत और मेरी हमायत कर रहे हैं। पारस ने कहा, जो कुछ हो रहा है तुम्हारी बेहतरी के लिए हो रहा है। तुम समझ सकती हो कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। मैंने तुम्हारे खाते में 5 टेलीपैथी जानने वाले वफादारों का इजाफा किया है। ऐसा क्यों किया है? मैं तुम्हारी चालबाजियों को समझती हूँ। तुम अजीब अंदाज में मुझसे दुश्मनी कर रहे हो। बिन बोरीन के टेलीपैथी जानने वालों को छीन कर उन्हें मेरी झोली में डाल रहे हो, मगर मैं तुमसे ये खैरात नहीं लूँगी। मेरी मोहब्बत और दोस्ती को समझो। उन 5 के अंदर जाकर उनके चोर ख्यालात पढ़ो, तुम्हें यकीन आ जाएगा कि वो सचमुच तुम्हारे वफादार हैं। लेकिन उनके चोर ख्यालात से ये मालूम नहीं होगा कि तुमने राजदारी से उनके अंदर आने के लिए कौन सा लबो लहजा नक्श किया है। तुम मुझसे इस कदर डरती हो कि मेरी किसी बात का यकीन नहीं करती। अगर तुम्हें शुबा है तो उन 5 का ब्रेन वॉश करो, उन पर खुद तनमीमी अमल करके उन्हें अपना वफादार बना लो, फिर तो कोई शुबा नहीं रहेगा। इतने बेहतरीन मशवरे तुम्हें कोई नहीं देगा। मुझे तुम्हारे मशवरों की ज़रूरत नहीं है। मैं ये कहने आई हूँ कि ऐसी हरकतें करके तुम हमें आपस में और ज़्यादा नहीं लड़ा सकोगे। तुम किसी तरह उस मशीन के करीब रहने वाले अफराद तक पहुँच गए हो। मैं ऐसे अफराद को वहाँ नहीं रहने दूंगी। तुम्हारे वहाँ तक पहुँचने के तमाम रास्ते बंद कर दूंगी। तुम चाहती हो कि मैं उस मशीन के ज़रिए तुम्हारे वफादार पैदा ना करूं? नहीं, मुझे तुम्हारी मेहरबानी ज़हर लगती है। तो फिर ज़हर ही सही,
आइंदा उस मशीन से तुम्हारे वफादार नहीं तुम्हारे दुश्मन पैदा हुआ करेंगे। अब जाओ और आइंदा तमाशा देखो। उसने सांस रोक लिया। एल्पा अपनी जगह हाजिर हो गई। बुरी तरह परेशान होकर सोचने लगी कि किस तरह पारस को उस मशीन से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद तक पहुंचने से रोका जाए। अकाबरीन ने उसे बताया था कि बिन बोरीन दूसरी सुबह किसी को मशीन से गुजारने वाले और तनवीमी अमल के ज़रिए उसे मुल्क का वफादार बनाने वाला है। उसने अकाबरीन से कहा, पारस हमसे बदतरीन दुश्मनी कर रहा है। उसी ने उन 5 को बिन बोरीन से छीन कर मेरा वफादार बनाया। मैं ऐसे वफादारों को कबूल नहीं करूँगी क्योंकि वो भी उनके दिमागों में छुपा रहेगा। बिन बोरीन से कहा जाए कि वो अपने वफादारों पर हत्ता कि अपने साए पर भी भरोसा न करे। हर एक के दिमाग में घुसकर छुपे हुए पारस को तलाश करे और उसके मज़मूम इरादों को नाकाम बनाए। एल्पा, बेशक तुम मुहिब्बे वतन हो, काबिल तारीफ़ हो। हम तुम पर फ़ख्र करते हैं। बिन बोरीन को अभी तमाम बातें समझाएंगे।